अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? नावल का नाम आपको स्क्रीन पे बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में नज़र आ रहा होगा। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो है, मैं थोड़ा-सा ऊँची बोलती हूँ। अच्छा, नावल का नाम है जाने जाना। अब इधर ज़ेर का नुक्ता नहीं ज़ेर का नुक्ता तो होता ही नहीं, ज़ेर मेरे से नहीं डली, तो इसके लिए मुझे माफ़ करें, माज़रत खाएँ। अच्छा, तो नावल स्टार्ट करते हैं बाय इसरा खान, ठीक है? और आई होप कि आपको और हमें दोनों को ये नावल ठीक-ठाक अच्छा भला लगे। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड आफ्टरनून सर, वेलकम सर। वो यूँ ही शोरूम में दाखिल हुआ, बहुत सी आवाज़ें इसके कानों से टकराई, सर हिलाकर हल्की सी स्माइल पास करता, जो इसकी ज़ात का ख़ासा थी। वो ऑफ़िस की तरफ बढ़ा था। सर क्या लेंगे, जूस या कॉफ़ी? इसका मैनेजर मुअद्दब सा हाथ बांधे सवाल कर रहा था। फ़िलहाल कुछ नहीं, तुम जल्दी से इस वीक का डाटा लाओ, मुझे दूसरे शहर भी जाना है। हरी अप, टाइम वेस्ट मत करो। वो कलाई पर बंधी कीमती घड़ी की तरफ देखते इसे ऑर्डर करता हुआ बोला, श्योर सर। वो तेज़ी से बाहर निकल गया। जान ने गर्दन पीछे गिरा दी, आंखें बंद किए वो आहिस्तगी से गुनगुनाने लगा। सफ़ेद रंगत पर घनी छोटी सी दाढ़ी, खड़ी हुई तीखी नाक और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट इसकी वजाहत को चार चांद लगाती थी। आमिर, आमिर यार, ये देखो, ये वाली गाड़ी अच्छी है। इसकी समातों से एक पतली सी आवाज़ टकराई, जाना बेटी, ध्यान से गिर जाओगी। एक और मर्दाना आवाज़ इसके कानों से टकराई। इसने झट से आंखें खोली। जाना? कितना मिलता मिलता था मेरे नाम से, खुद से कहता वो हंसा और उठ खड़ा हुआ। इसे जाना को देखने की ख्वाहिश हुई। दरवाज़ा खोलकर इसने बाहर झांका। सामने एक 20-22 साला लड़की जीन्स और टी शर्ट में मलबूस, कंधों पर स्टोलर और पैरों में जॉगर्स पहने मार्बल के चिकने फर्श पर स्लाइडिंग करती हुई जोश व खरोश से एक से दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। जान इसकी हरकत पर बेख्तियार हंस पड़ा। इसे वो कोई पागल लगी, कितनी क्यूट सी पागल। इसने ज़रा अपनी राय में तरमीम की। वह वहीं दीवार से टेक लगाए इसे देखने लगा। सर, इस फाइल में सारा डाटा है। यासर मैनेजर फाइल लिए इसके पास आया। जाना कहीं गाड़ियों के पीछे गायब हो गई। सर, यासर ने ज़रा हैरानी से इसे फिर से पुकारा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। वो चौंका। इसे ऑफिस में रखो, मैं आता हूँ। ओके सर। वो ज़रा आगे इसकी तलाश में बढ़ा। कदम बढ़ाता वो इसे ढूंढ रहा था। वहाँ के वर्कर्स हैरानी से अपने बॉस को देख रहे थे, जो अपने ऑफिस से ही बहुत कम बाहर निकला करता था। किधर चली गई, इसने सोचा कि अचानक इसे ज़ोरदार धक्का लगा। वह संभलने की कोशिश से पहले ज़मीन बोझ हो चुका था। उफला, सर, वहाँ के सभी वर्कर्स बुखला गए। ओ आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। घबराई हुई आवाज़ पर इसने निगाहें उठाई। सामने वही तो थी जिसको वो तलाश कर रहा था। बेशक मिलने का स्टाइल बहुत ही बुरा था, मगर यादगार रहने वाला ज़रूर था। आप लोग भी ऐसे मिला कर सर, रिलेटिव से। यासर फौरन इसकी तरफ इसे सहारा देकर उठाने के लिए बढ़ा, मगर इसके हाथ के इशारे पर रुक गया। जाना परेशान नज़रों से इसे देख रही थी। दिखने में तो ये आदमी से बहुत अमीर कबीर लगता था। क्या पता इसको क्या सज़ा देता। मिस, आप मुझे उठाएंगी? इसने जाना की तरफ उंगली उठाकर इसे कहा। ओके जी, हमारी चेयर देखें। मैं? वो घबरा गई। जी, गिराया आपने है तो उठाएंगी भी आप, हैं कि नहीं? वो मुस्कुराया। जाना बहुत शीशो पेच में खड़ी रही। पहले सॉरी, फिर न चाहते हुए भी इसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। जान बेहद हैरानी से ज़बरदस्ती मुस्कुराता इसका हाथ थाम कर उठ खड़ा हुआ। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इसका हाथ थाम लेगी। इससे अच्छा खासा बुरा लगा। मतलब वो कैसे किसी आदमी से इस तरह हाथ मिला सकती थी? क्या वो हर आदमी से ऐसे हाथ मिला लेती थी? इससे पहले वो बहुत ज़्यादा गलत सोचता इस लड़की के बारे में। इसने जल्दी से अपने ख्यालात को झटक दिया। थैंक यू। सर को ज़रा खम देते हुए वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छा, किसी ने हमसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले ना, कमेंट पढ़ा कि खे को काफ और जो हिक्की बनी होता है, हम तो इधर यही बोलते हैं, लाइक 2 आंखों वाला, वो जैसे खाना वर्ड, तो उसको भी ऐसे ही बोलते हैं। और खे यानी कि खून वाला, उसको भी एक तरह ही बोलते। तो आप लोग प्रोनाउंस करके डिफरेंस बता सकते हैं? प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप लोग? तो हम करते हैं, तो हमें बताइएगा कि हमने ठीक किया। एक लफ्ज़ होता है खाना, खाना, ठीक। एक होता है खून, खून को कैसे पढ़ना है? खून। हमें बताएं खून पढ़ना है, खे खून, तो हमें बताना, ठीक है? और प्लीज़ थोड़ा नरम लहजे में कहा करें। सीख ही इंसान हमेशा, जब तक लाइक उसकी एज जो भी हो, वो सीखता ही रहता है। हमने कभी नहीं इनकार किया कि हम नहीं सीख सकते। ओके। सर को ज़रा खम देते हुए वो मुस्कुरा कर बोला।
जाना बेचारी सर हिला कर रहेगी, हालांकि गलती भी इसकी ही थी। ये क्या हो रहा है? आमिर की आवाज़ पर जाना को करंट लगा। आमिर कुछ भी तो नहीं। वो अपना हाथ छुड़वा कर जल्दी से इसके पास जा खड़ी हुई। कौन है ये? आमिर जान को घूरता हुआ बोला। शोरूम का मालिक। जवाब जान की तरफ से आया। आमिर के तने हुए नकूश वहीं ढीले पड़ गए। नाइस टू मीट यू। आमिर अब खिसियाना सा इसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला। जान ने रिस्पॉन हाथ मिलाकर छोड़ दिया। वो बाबा आ गए। जाना की आवाज़ पर इसने सामने देखा। एक अधीर उम्र आदमी जिसके साथ जाना चिपकी हुई थी, वो इनका तारुफ जान से करवा रही थी। जान ने सर के इशारे से इन्हें सलाम किया। आप कौन हैं इनके? इसने आमिर से पूछते हुए जाना की तरफ इशारा किया। यासर ईरानी से अपने बॉस को देखने लगा, जो फजूल से फजूल तर सवाल इन अजनबियों से किए जा रहा था। वो तो किसी अजनबी से बात करना पसंद नहीं करता था। ये फियांसी है मेरे, और आज बाबा अपने होने वाले दामाद को गाड़ी दिलवाने लाए हैं। आमिर की बजाय जाना ने खुद ये पूरा तारुफ करवाने के साथ यहाँ आने की वजह भी बता दी। और मतलब सुसर के टुकड़ों पर पलने वाला दामाद, इसने आहिस्ता आवाज़ में बोला था, मगर फिर भी आवाज़ सब तक पहुँच गई थी। इसकी बात पर जहाँ जाना का रंग फीका हुआ, वहाँ आमिर का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। यासर खंकारा। इसका सबर जवाब दे गया था। इसका वो ज़रूर सस्ती चर्स पी के आया था, जो बहकी बहकी बातें कर रहा था। अपनी सोच पर लानत भेजते हुए इसने एक नज़र जान को देखा और नरमी से गोया हुआ। सर आप प्लीज़ अंदर चले, हम कस्टमर को डील करते हैं। जान ने सर हिला दिया। एक मुस्कुराती निगाह जाना पर डालकर वो ऑफिस की तरफ बढ़ गया। पीछे आमिर की कटेली निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया। सुनो, इस लड़की के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी बॉस। इसका इशारा समझकर यासिर ने गैर हैरान हुए सर हिला दिया और ऑफिस से बाहर निकल गया। जान ने जाना फाइल पर झुका वो धीमे से गुनगुनाया था। जाना अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। इसके वालिद अकरम साहब की कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान थी, जिसमें अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी थी। इसकी वालिदा नूर बेगम घरेलू खतून थी। आमिर इसकी फुफ्फो का बेटा था। इसके वालिदैन का इसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। अकरम साहब ने इसे अपना बेटा बना लिया था और साथ में दामाद भी बनाना चाहते थे। जाना और आमिर साथ में बड़े हुए थे। दोनों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। जहान एक कामयाब बिजनेसमैन था। इसका गाड़ियों का शोरूम था, जिसकी ब्रांचेस तकरीबन हर शहर में फैली हुई थी। इसकी वालदा यमुना ने इसके बचपन में ही इसके वालिद से तलाक ले ली थी। वो किसी और को चाहने लगी थी और अब जान के वालिद यूसुफ साहब के साथ नहीं रहना चाहती थी। इन्होंने यमुना को तलाक तो दे दी, मगर कभी इन्हें भुला नहीं पाए थे। मगर सब्र का दामन हाथ से छूटने भी ना दिया। जान अब 18 साल का था जब इनकी डेथ होगी। इनकी मौत का सदमा बहुत भारी था इसके लिए, मगर वह खुद को संभालना जानता था। वालिद के साथ रहते हुए काम सीख गया। इसलिए खूब मेहनत की और अपने वालिद की सालों की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दिया। दुनिया के सामने तो वो हंसने वाला और खुशबाश इंसान था, मगर किसी को इसकी हंसी में खोखलापन महसूस नहीं होता था। चाय। शाम के वक्त अकरम साहब और आमिर लॉन में हवा खा रहे थे और चाय पी रहे थे। अंदर किचन में नूर बेगम चाय और कबाब तैयार कर रही थी। साथ ही जाना इनकी मदद कर रही थी। जाना की आवाज़ पर अकरम साहब मुस्कुराए। आ गई मेरी शहजादी, अकरम साहब ने मोहब्बत से कहा। मलका आलिया नज़र नहीं आ रही हैं? उन्होंने शरीर लहजे में नूर बेगम का पूछा। जाना हंस पड़ी। आ रही हैं भाई। मलका अपने बादशाह के लिए कबाब लेकर वो आंख मारकर सामने से आती नूर बेगम को देखकर बोली। अकरम साहब का जानदार कहका फ़ज़ा में गूंजा था। नूर बेगम बस बाप बेटी को घूर कर रहेगी। तुम्हें क्या हुआ? जाना ने आमिर को टोका दिया, मगर वो तने हुए नकूश लिए सामने खला में घूरता रहा। अरे बेटा, मिल जाएगी गाड़ी। आपने आज खुद जिद की कि यहाँ से नहीं लेनी। अच्छी भली चीज़ आपको पसंद आ गई थी, चल फिर इनकार करने की वजह? खैर, हम कल चलेंगे ना, आ जाएगी गाड़ी भी। चले अपना मूड अच्छा करें। अकरम साहब ने प्यार से आमिर को पुचकारा। लो जी, एक कोई पुचकारने वाली बात है? होते ना इधर देसी वालदैन, एक थप्पड़ लगा देना था। खाना खाओ, अगर रोए ना तो एक और लगा दूंगी। हमारी मम्मा का जब हम छोटे थे ना, एक ही होता था। मम्मा ने मतलब लाइक छोटे होते मारना ना, और अगर रोने लग जाना फिर कहना रोए ना तो एक और मार देनी है। वो जवाब देने के बजाय चाय का कप उठाकर लबों से लगा गया। अकरम साहब भी मुतमईन से चाय की तरफ मुतवज्जा हो गए। जाना ने नाकवार नजरों से आमिर को देखा। आमिर से मोहब्बत से, मगर इसे अपने बाप का यूं जलील होना हरगिज़ पसंद नहीं था। जाना गुनगुनाते हुए इसके हाथ और आंखें अपनी काम की तरफ मुतवज्जा थी। तसव्वुर में जाना का सरापा लिए वो इसका स्केच बना रहा था। ऐसे ही कितने स्केच इसे अपने बाप के बनाए थे। इनको बनाते वक्त इसकी आंखों में आंसू होते थे, मगर आज लम्हों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। फाइनली स्केच मुकम्मल करके वो इसे पूरी तरह देखता खुशी से बोला। इसकी घंटों की मेहनत रंग लाई थी। सेल के बिजने पर इसने निगाहें इस तरफ उठाई। यासर की कॉल थी। इसके लबों पर खुशी से भरपूर मुस्कान दौड़ गई। यासर हमेशा अच्छी खबर लाता था।
बेगम, मैं सोच रहा हूँ इस ईद पर बच्चों की प्रॉपर एंगेजमेंट करते हैं। काफ़ी अर्सा हो गया कोई फंक्शन नहीं हुआ। तुम क्या कहती हो? अकराम साहब ने, पहले अकरम था अब अकराम पता नहीं क्या है, धुले हुए कपड़े तय करती नूर बेगम से पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ? उन्होंने एक जोड़ा बनाकर साइड पर रखते हुए लापरवाही से कहा। क्या मतलब क्या कह सकती हूँ? शायद वह दोनों तुम्हारे भी बच्चे हैं। वह ज़िद हुए। हाँ है तो सही, आखिर अभी तो रमज़ान आने वाला है, ईद के तीसरे दिन रख लेते हैं फंक्शन। वो इत्मीनान से बोले। चलो ठीक है, उन्होंने इकरार में सर हिला दिया। दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनती जाना खुशी से अंदर भाग गई। आमिर, आमिर कहाँ बिजी हो? तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं? वो बगैर नॉक किए ऊंची आवाज में कहती लपक कर कमरे में दाखिल हुई और अंदर फोन पर किसी से बात करता आमिर जैसे घबरा गया। इसने तेजी से कॉल काट दी। यार जाना, क्या तुम में जरा से मैनर्स नहीं है? इतना नहीं पता कि किसी के कमरे में जाने से पहले दरवाज़ा नॉक करते हैं? वो शदीद नागवारी से बोला। जानो किसकी बात पर धचका तो लगा, मगर इसने फ़ौरन खुद को संभाल लिया। वह मज़ीद कोई झगड़ा नहीं चाहती थी। क्या यार हर वक्त मिर्चें चुबाए रहते हो? इसने आमिर के गालों पर चिपट लगाते हुए नाराज़गी से कहा। ओके मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या बात करनी थी? इसने तेज़ी से अपने चेहरे के बिगड़े हुए तासरात ठीक किए। अभी ये करने का वक्त नहीं आया था, और मैंने अभी बाबा और मामा अम्मी जान को हमारी इंगेजमेंट की बात करते सुना है। वो ईद का तीसरा दिन डन करे हैं। मुझे तो आमिर खटक रहा है कहीं ना कहीं। वो खुशी से बामुश्किल अपनी आवाज़ दबाकर आहिस्तगी से बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है। आमिर जानदार अंदाज में मुस्कुराया। हाँ ना, वो चहकी। बहुत अच्छी खबर दी जाना, वेल डन। अपनी खुशी में खूब मुस्कुराती हुई जाना की तरफ देखता वो बड़बड़ाया था। अब तो पक्का ही दाल में कुछ काला है। ठंडा सलिश हलक से उतारते हुए इसने एक नज़र शीशे से बाहर देखा। बाहर चलचलाती धूप में काम करते लोग, रेडियो वाले और कुछ फुटपाथ पर बैठे मजदूर। एसी की ठंडक महसूस करते हुए उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। इसका ड्राइवर साथ वाली जनरल स्टोर से राशन लेने गया था। इसने जान से इजाज़त मांगी थी। इसने भी इनकार नहीं किया। वो भला क्यों इनकार करता? आमिर, मैं वनीला आइसक्रीम खाऊंगी। वही पतली मगर चीखती हुई आवाज़ इसके समातों से टकराई। ज़ेरलब मुस्कुराते हुए उसने आवाज़ की सिमत की तरफ देखा। सामने आइसक्रीम पार्लर के दरवाजे पर ही जाना फरमाइश करना शुरू हो गई थी, और आमिर इसे नागवार नज़रों से घूर रहा था। इसे बहुत ज़ोर से हंसी आई। क्यूट सी पागल, कहीं अपनी हरकतों पर कंट्रोल नहीं रखती। वह इसको देखने में महव था जब भी सदाम ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट संभाली। माफ़ कीजिएगा सर जी, देर होगी। इसने माजरत करने के साथ एक नज़र जान को देखा। वो इसकी तरफ मतवज्जा होता तो सुनता। कंधे झुकाता वो गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इंजन के स्टार्ट होने पर जान चौंका और सदाम को देखा, जो ज़रा हैरानी से इसे जांचती हुई नज़रों से देख रहा था। जान ने फ़ौरन निगाह वापस दौड़ाई। वो वहाँ नहीं थी, शायद अंदर चली गई थी। गहरी सांस भरकर इसने सदाम को चलने का इशारा किया। इसका दिल बार बार ये इकरार कर रहा था कि जाना इसे अच्छी लगने लगी थी। शायद इसे जाना से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। जान की जाना, यही नावल हमने दी बीस्ट में, यही हीरो हीरोइन के नाम है ना, जान की जाना। और ये पहली नज़र में मोहब्बत क्या होती है? मामू जान, नया माल लेने जाना है। आप कहें तो मैं चला जाऊं? अब आपकी उम्र भी नहीं है सफ़र करने की। डिनर के बाद नूर बेगम और जाना तो अपने कमरे में चली गई, जबकि आमिर इनसे नया माल लाने की बात डिस्कस करने लगा। अरे भाई, मैं अभी इतना बुरा नहीं हुआ, खुद जाऊंगा, तुम अभी बच्चे हो, लूट लिए जाओगे। वो हंसते हुए बोले। आपको मैं इतना नकम्मा और बुद्धू लगता हूँ? आमिर के तासरात बिगड़े। हा हा हा। आमिर के चिढ़ने पर उन्होंने कहका लगाया। समझ नहीं आती बेटे, आप इतना गुस्सा क्यों करने लगे हैं? आप अभी बच्चे हैं, इतने बड़े नहीं हुए। जब काम को अच्छे से सीख जाओगे तब आपको जिम्मेदारी मुबारक। एक दुकानदार पहले ग्राहक होता है और फिर दुकानदार। जब तुम अच्छे ग्राहक बनो तो तुम्हें अच्छा दुकानदार बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने मुस्कुराते हुए नसीहत की। अच्छा मामू, आपकी जो गांव में ज़मीन है, मेरा ख्याल है इसे बेच कर इधर शहर में ज़मीन ले लेते हैं। इसने एक और कोशिश करनी चाहिए। क्या बात करते हो बेटा, हमारा सालाना बहुत अच्छा ठेका आता है इस ज़मीन से, और जो इस पर हर साल मेहनत करते हैं, इनका क्या? आप इधर उधर की छोड़ो और काम पर ध्यान दो। इनको आमिर की एक ही रट बुरी लगी। तभी ज़रा सख्त लहजे में कहते वहाँ से चले गए। पीछे वो पुरसोच नजरों से इन्हें देखता रह गया। मछली जाल में नहीं फंस रही थी। देखा, मैंने कहा था ना दाल में कुछ काला है। अभी तो पूरी दाल ही काली हो गई है। नखत्तियाँ खाना एक पंजाबी का वर्ड है और अभी तक हमें इसका मतलब नहीं पता। लाइक पंजाबी बोलते हुए भी ये हमारी मम्मा कहा करती थी, पता नहीं इसका क्या मतलब है, लेकिन वो गुस्से में ऐसे ही कहती थी या उकताहट में कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं हमारे मुंह से ठीक ऐसे निकल गया। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ताला आप सबके वालिदैन का साया उनको पे कायम रखे, आमीन। सर, किससे मिलना है आपको? दरवाजे पर खड़ा चौकीदार शानदार पर्सनैलिटी वाले शख्स को अपने सामने देखकर सर अदब से पूछने लगा। आप बस अकराम साहब को बुला दें, इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं। यासिर ने आगे बढ़कर कहा। चौकीदार ने एक नज़र जान को देखा, जो सनग्लासेस शर्ट में
अटकाता इत्मीनान से इसकी तरफ देख रहा था। लबों पर धीमी सी मुस्कान दौड़ी थी। वो सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गया। सर आप प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाएं तब तक। यासर फ़ौरन से बोला। इसकी केयर पर जान हंस पड़ा। बस करो यासर, इतना नाजुक सॉरी नहीं हूँ मैं जो 2 मिनट यहाँ खड़ा ना रह सकूँ। सर मैं तो बस। यासर से कोई बात ना बन सकी। तभी सर खुजाता हुआ शर्मिंदगी से जुमला अधूरा छोड़ गया। आप लोग अंदर जाएं, आ जाएं। चौकीदार की आवाज़ पर जान यासर को पीछे आने का इशारा करता आगे बढ़ गया। ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई एहतियात से मस्कारा लगा रही थी। रेड शॉर्ट शर्ट और स्किन कैपरी में चुनरी वाला दुपट्टा कंधों पर लटकाए वो पूरे जोश से तैयारी में मगन थी। एक तो इंगेजमेंट वाली बात की खुशी और दूसरा आज इन सब ने नई गाड़ी पर घूमने जाना था जो थोड़ी देर पहले इकराम साहब की जेब से खर्चा करवा कर आमिर के नाम हो चुकी थी। जान ठीक कहता था, ससुर के टुकड़ों पर पलने वाला दामाद। रेड लिपस्टिक उठाए वो हल्के से इसे होंठों से मिस करने लगी। पीछे होकर इसने अपना मुकम्मल जायजा लिया। आज रवायती लिबास में वो सच में बहुत हसीन लग रही थी। ये कौन आ गया? वो भी इस वक्त। लाउंज से आने वाली आवाज़ों पर वो दुपट्टा सेट करती बाहर की तरफ बढ़ गई। तुम और यहाँ? जान को आराम से सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा देखकर आमिर को शौक लगने के साथ शदीद गुस्सा भी चढ़ा। हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? इसने उठने की जहमत नहीं की, वहीं इत्मीनान से सोफे पर बैठा इससे पूछने लगा। तुम्हारे बाप का घर है जो इतने धड़ल्ले से बैठे हो? आमिर की लैंग्वेज खराब हुई। घर तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। वही इत्मीनान, तुम होते कौन मुझे ये ताना देने वाले? आमिर गुस्से से पागल होने को आ गया। कम ऑन, इतना गुस्सा मत करो यासिर। जल्दी से दामाद जी को मेरी फेवरेट कैंडी दो, इनके गले के साथ दिमाग भी ठंडा हो जाए। वो ज़रा हंसकर बोला। इसकी हंसी आमिर को आग लगा कि ये ले सर। यासिर ने नहायत अदब से आमिर के सामने, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, बट आई थिंक कैंडी उसके सामने की थी। इसके इस तरह करने पर जान भी इख्तियार हंसता चला गया। इससे पहले कि आमिर से कुछ कहता, जाना की आवाज़ पर इसे खामोश रहना पड़ा। अरे आप! जान की नज़र जो उठी तो वहीं खड़ी रहेगी। वापिस जाने से गोया इनकारी हुई थी। दरवाजे की चौखट पर खुद को हैरानी से देखती जाना को वो मबहूत सा देखे क्या। आज वो इसके पसंदीदा लिबास में मलबूस थी। आप यहाँ कैसे? इसके फिर से सवाल करने पर वो होश में आया। जी आपके बाबा से मिलने आया था। वो एक नज़र आमिर को देखता इसे वजाहत देने लगा। वो बेतकल्फ़ी से इसके साथ दूसरे सिंगल सोफे पर आ बैठी और जान को एक और हैरानी का झटका दे गई। आमिर से ये ना देखा गया। वो पैर पटकता हुआ अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। बाबा नमाज़ पढ़ें, वो आते ही होंगे। तब तक आप अपना इंट्रोडक्शन ही करवा लें। आप सवाल करें, मैं जवाब देने के लिए बेताब हूँ, बेचैन हूँ। सीने पर हाथ रखकर जरा झुकते हुए इसने शायराना अंदाज में कहा। जाना इसके अंदाज पर हंस पड़ी। आपके और कितने बहन भाई हैं? थोड़ी के नीचे हाथ रखे वो पूरी तवज्जो से इससे पूछने लगी। कोई बहन भाई नहीं, ना मामा बाबा ना कोई और। वह नरमी से धीमी आवाज़ में बोला। इसके कहने पर जाना को धचका लगा। आप इतने अकेले होकर इतना खुश कैसे रह सकते हैं? इसके लोगों पर खिलती मुस्कुराहट को देखती वह शदीद मुतासिर थे। तो क्या हुआ, मुझे उदास होना चाहिए? जब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं तो दुखी और उदास किसके लिए हूँ मैं? मरने वालों को कोई याद नहीं करता। बस चंद दिन की रस्म, फिर ज़िंदगी की मसरूफियात में सब खत्म। नाइस। वो इम्प्रेस हुई। जान फक्त मुस्कुरा कर रह गया। फिर सामने से इकराम साहब को आता देख कर उठ खड़ा हुआ। खैर है जनाब, अब मेरे करीब खाने पर। इससे गले मिलते हुए इकराम साहब खुशगवार सी हैरत से बोले। जाना मुस्कुरा कर उठी और वहाँ से चली गई। अब दरवाजे के पास छुप कर वो वहाँ पर होने वाली बातें सुनने लगी। इसकी बुरी आदतों में से सबसे बुरी आदत छुप कर बातें सुनना था। कहीं कैसे आना हुआ? इकराम साहब ने चाय कप में उंडेलते हुए पूछा। जी आपकी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में आया हूँ, शादी करना चाहता हूँ इससे। बिना हिचकिचाए इसने अपना मकसद ठोक कर बयान कर दिया। ये जानकर भी कि वह किसी और से जुड़ी है, इसका रिश्ता मांगते हुए इसके लहजे में ज़रा सी लड़खड़ाहट नहीं थी। इसकी तरफ चाय बढ़ाते इकराम साहब का हाथ रुक गया। इन्हें बेइंतहा हैरत हुई। दूसरी तरफ जाना जैसे फ्रीज हो गई थी। कमरे की खिड़की से लाउंज का मंजर देखते आमिर के तन बदन में आग लग गई। ठंडा पानी पिलाओ इसे। वो इतनी जुर्रत कर कैसे गया था कि इसकी मंगेतर का हाथ मांगे? इकराम साहब ने एक नज़र इस वजीहा शख्स पर डाली जो पूरी उम्मीद से इन्हें देख रहा था। ऐसा क्या नज़र आ गया था इस शख्स को इनकी बेटी में जो इसे किसी और लड़की में नज़र नहीं आया था? उन्होंने फ़ौरन खुद को संभाला। माजरत, मगर मेरी बेटी किसी और की मंगेतर है। वो रसानियत से बोले। मंगेतर? बहुत आसानी से मैं ये मंगनी आराम से ख़त्म कर सकता हूँ, जान ने हाथ झाड़ते हुए कहा। इकराम साहब ने पूरी आंखें खोलकर इसे देखा जो मंगनी तोड़ने का सल्यूशन इन्हें बता रहा था। लड़की के हाथ से अंगूठी उतार कर लड़के, मेरा मतलब ससुर के टुकड़ों पर पलने वाले दामाद को वापस कर दे और इसे अपनी अंगूठी वापस लेकर ऐलान कर दे कि भाई हम जाना का रिश्ता आमिर से तोड़कर जान यूसुफ से करते हैं। सिंपल। नाम तो कमबख्त का बड़ा ही अच्छा है। और छोड़ो, देख नहीं सकते तो क्या हुआ, नाम तो अच्छा है ना इसका।
वह कंधे झुकाकर मज़े से बोला, जैसे इन्हें कोई कहानी सुना रहा हो। कराम साहब ने बेबसी से अ, इसे देख कर रह गए। देखिए जनाब, अब आप हद से बढ़ रहे हैं, मैं ज़रा सख्ती से बोले। आमिर को लगा इसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा। वो झाग उड़ाता बाहर लाउंज में पहुंचा। अरे वो देखे, लड़का खुद आ गया मंगनी तोड़ने। आमिर को काटदार निगाहों से खुद को तकता पाकर वो बामुश्किल हंसी रोकता कराम साहब की मालूमात में इजाफा करने लगा। जान आने बेख्तियार दरवाजे का सहारा लिया। खौफ से इसकी जान निकलने को थी। घटिया इंसान, मैं कहता हूँ उठो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ और दोबारा यहाँ का रुख मत करना। वो हलक के बल धाड़ा। इसकी इस कदर रोब से धाड़ने का जान पर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ा। इसको इग्नोर करके वो राम उस अकराम साहब की तरफ झुका। सर जी, मैं ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल हरगिज़ नहीं हूँ और ना ही किसी को अपनी ताकत और दौलत के ज़ोर पर दबाना चाहता हूँ। मगर आपकी बेटी मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी है। देखे ना, जाना आमिर नाम कितना भद्दा लगता है, और जाने जाना जैसे दिल के तार छेड़ देता है। आप इससे जान को सौंप देना, वरना ऐसा ना हो कि मुझे कोई गलत कदम उठाना पड़े। ये धमकी नहीं तो क्या मिठाई दे रहे हो तुम? प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ। इसकी आखिरी बात पर जहाँ कराम साहब का रंग सफ़ेद पड़ा, वहाँ जाना कांप कर रह गई। अल्लाह हाफिज़। वो उठ खड़ा हुआ और यासिर को पीछे आने का इशारा करता आगे बढ़ गया। लाउंज में खामोशी छाई हुई थी, मौत की सी खामोशी। किचन में खड़ी नूर बेगम को बेचैनी होने लगी। न जाने किस बात की। लाउंज से बाहर निकलते हुए वो जाना के पास रुका, जो दरवाजे के सहारे पर खड़ी आंखों में नमी लिए बेबस और खौफ नजरों से देख रही थी। तेरी पलकों की नमी आबे हयात है जाना, तेरे होठों की हंसी जीने की बात है जाना, जाने जाना, जाने जाना, सिर्फ जान की जाना। वह इसके पास से गुनगुनाता हुआ चला गया। इसकी मुस्कुराहट जाना की जान निकालने का काम कर रही थी। दरवाजे के पास बढ़े सी पुरसकून नदी में किसी ने ज़ोर से पत्थर दे मारा था, जैसे जाना और आमिर की पुरसकून ज़िंदगी में जान आ गया था। कमरे में दाखिल होकर इसने मुड़ कर दरवाज़ा बंद किया और वहीं दरवाजे से टेक लगाकर नीचे बैठ गई। जान के जाने के बाद आमिर ने इसे बहुत बेइज्जत किया था। इसका कहना था कि इसने कोई अदा दिखाई होगी इसे, तब भी वो पहली मुलाकात के बाद इसके घर पहुंच गया था। इसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई तो फिट्टे मुँह लानत भेजे ऐसे शख्स पे। सॉरी, ये तो बाबा की धाड़ बुलंद हुई थी तो आमिर की ज़ुबान को लगाम मिली थी, वरना आमिर ने इसको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो चेहरा हाथों में छुपा कर फूट फूट कर रो पड़ी। दिल था कि डर से बैठा जा रहा था। फ़ोन बजने पर इसने सर उठाकर देखा। बेड की साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन मुसलसल रिंग कर रहा था। हाथ की पुष्ट से आंसू रगड़ती वो उठकर बेड के पास चली। यही कोई रॉन्ग नंबर था। इसने बेजारी से कॉल काट दी। वो कभी रॉन्ग नंबर से आने वाली कॉल्स रिसीव नहीं करती थी। मैं कर लेती हूँ, लाइक कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी नंबर चेंज करके ऐसे कुछ बात करो। फ़ोन दोबारा से बजने लगा। पहले इसने मुसलसल इग्नोर किया, मगर दूसरी तरफ वाले ने शायद डिटाई में PhD कर रखी थी। इसे चाहकर इसने मोबाइल ऑफ करने का सोच कर इसे उठाया। किसी नंबर से पैगाम वसूल हुआ। जानने जाना, इट्स मी, अटेंड द कॉल। जाना के पैरों तले ज़मीन निकल गई। कपकपाते हाथों से इसने फ़ौरन मैसेज रिमूव किया। मोबाइल साइड पर रखकर इसने साथ पड़े जग से गिलास में पानी ढीला और घटाघट हलक से उतार गई। गहरी गहरी सांसें लेते हुए इसने खौफजदा नज़रों से मोबाइल की तरफ देखा। इसका नंबर जान के पास कैसे पहुंचा, ये सवाल बार बार दिमाग में उठ रहा था। पागल हो तुम भी? अगर एक दिन में वो तुम्हारे घर पहुंच सकता है, तुम्हारा रिश्ता मांग सकता है, तो नंबर हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है? इसके अंदर से आवाज़ आई। बेख्तियार वो दिल थाम कर रह गई। मैसेज की फिर से टून पर इसके पसीने छूट पड़े। माथे पर आया पसीना पहुँचते हुए इसने मैसेज ओपन किया। जाने जाना, बेशक तुम जान की कॉल मत अटेंड करो, मगर एक दिन तुम्हें जान की पनाहों में ही आना है। जाना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये शख्स बहुत ही बेशर्म और बेबाक था। मैं तुम्हें किसी किस्म की धमकी हरगिज़ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इतना घिरा हुआ इंसान नहीं हूँ जो अपनी होने वाली बीवी के साथ बदसलूकी करे। मगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि मुझे तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे का नंबर, दीवारों पर पेंट का रंग, बेडशीट का रंग और इस वक्त तुम्हारे चेहरे का रंग अच्छे से मालूम है। ये धमकी नहीं है? क्या ये धमकी नहीं थी? जाना ने बेख्तियार जैसे तस्दीक के लिए अपने सफ़ेद पड़ते चेहरे पर हाथ रखा। जान कह तो ठीक रहा था। फ़ोन को दूर उछाल कर इसने खौफज़दा निगाह कमरे पर डाली और तेज़ी से भाग कर कमरे से निकलती चली गई। भाप उड़ाती कॉफ़ी का मग लबों से लगा। इसने एक निगाह मोबाइल पर दौड़ाई, शायद कोई रिप्लाई मिल जाए, मगर ये उम्मीद सिर्फ उम्मीद ही रही। इसने एक बार फिर ट्राई किया, मगर दूसरी तरफ से नंबर बन जा रहा था। बाजू आंखों पर रखे वो सीधा होकर लेट गया। क्या वो ये सब ठीक कर रहा था? ज़मीन ने मलामत की। इसने खुदगर्जी में ज़मीर की आवाज़ को दबा दिया। वो भी अपने बाप के जैसा था, एक लड़की के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार। इसका बाप भी अपनी औरत की जुदाई के गम में मर गया था और अब वो इस राह पर चल पड़ा था। अपनी जिद इसे हर हाल में पूरी करनी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। जाना, कहाँ फंसा दिया तुमने जान को? मेरे ख्यालात मेरे दिमाग पर मुसल्लत हो गई हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि शराफत से मेरी हो जाओ, वरना मैं आमिर को भी तुम्हारा नहीं होने दूंगा जिससे मोहब्बत का दम भरती हो।
बंद आंखों से वो जाना को तसव्वुर में लिए बड़बड़ाया था। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा था, आमिर से लाख गुना बेहतर, खानदानी है, पुरवकार है, कामयाब इंसान है और सबसे बड़ी बात हमारी बेटी को पसंद करता है। पता नहीं आपने इनकार क्यों कर दिया। दूध का गिलास अकराम साहब को पकड़ाते हुए नूर बेगम ने मायूसी से कहा। अकराम साहब ने नहायत हैरत से ने देखा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इस गैर लड़के के लिए मैं अपने भांजे अपने खून को ठुकरा दूं? और वो जो धड़ल्ले से मेरे घर में घुसकर मुझे धमकियां दे रहा था, तुम क्या चाहती हो मैं इसे अपना दामाद बना लूं? इनकी आवाज़ गुस्से की शिद्दत से बुलंद होगी। नूर बेगम के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। अब ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया इसने। बड़े मान से आपकी बेटी का रिश्ता लेने घर आया था, सड़क पर ठहर कर अपनी बेटी को प्रपोज नहीं किया। अगर इतना बेगैरत होता तो आपके पास रिश्ता लेकर ना आता। इससे पहले कि वो इन्हें कुछ कहते, धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। रोती हुई जाना भाग कर अंदर आई और माँ के गले लगकर रोने लगी। मम्मा मुझे बचा लें प्लीज़, मैं आमिर के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, मुझे बचा लें। जाना मेरी बच्ची, क्या हुआ है? नूर बेगम परेशान होगी, मगर वो जवाब देने के बजाय इनसे लिपटती रही। जाना बेटी, अकराम साहब ने इसके सर पर हाथ फेरा। माँ को छोड़कर वो इनके सीने लग गई और रोते हुए अटक कर सारी हकीकतें बता दी। अकराम साहब के माथे पर बल पड़ गई। जाना को थकते हुए उन्होंने एक पुरसोस निगाह नूर बेगम पर डाली, जो रोती हुई जाना को चूम कर चुप करवा रही थी। अचानक इनके दिमाग में ख्याल आया था, जाना बेटी की पैकिंग होगी? अकराम साहब ने एक बार टेबल पर रखते हुए जाना के कमरे से निकलती नूर बेगम को देख कर पूछा। जी हो गई, बस वह चेंज करके आ रही है। गुड मॉर्निंग। नुक्सुक से तैयार आमिर खुशबुएं बिखेरता वहाँ हाजिर था। सुबह बखैर, बैठो यहाँ। उन्होंने अपने साथ इसे जगह दी। सारी तैयारी होगी? जी मामू होगी। एक औरत का बंदोबस्त कर दिया है जो 24 घंटे जाना के साथ रहेगी। 4 गार्ड्स भी होंगे, कोई इजाज़त के बगैर इससे नहीं मिल सकेगा। इसने इकराम साहब को सारी खबर दी। ओके, बस आमिर मेरी बेटी ठीक रहे, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। इनके लहजे में फिक्र थी। कुछ नहीं होगा इसे मामू, मैं हूँ ना, आप बेफिक्र हो जाए। वो ज़रा कट कर बोला। अकराम साहब इसे ममनूनियत से देख कर रह के कॉल आने पर वो एक्सक्यूज़ करता बाहर चला गया। पीछे इकराम साहब उठकर जाना के कमरे की तरफ चले गए। सबके मशवरे के बाद यही तय पाया था कि जाना को खामोशी से इकराम साहब के फार्म हाउस भेज दिया जाए और ईद के तीसरे दिन एंगेजमेंट के बजाय डायरेक्ट निकाह किया जाए। इस तरह लोगों की बातों से भी बचा जा सकता था और इनका फ़र्ज़ भी अदा हो जाता। इस तरह से वो जान से महफूज रह सकती थी। ये फ़क्त इनकी सोच थी। ऐसा हो सकता है हीरो से हीरोइन महफूज हो? वाह। खुद पर अच्छे से परफ्यूम का स्प्रे करके वो मुड़ा। वाइट कॉटन के सूट में मलबूस वो बेनतहा छिया लग रहा था। गुनगुनाते हुए इसने टेबल पर से बजता हुआ फ़ोन उठाया। हाँ यासिर, इसकी जानदार आवाज़ गूंजी। दूसरी तरफ से यासिर ने कुछ कहा, जिसको सुनकर इसके लबों पर मुस्कान फैलती चली गई। फ़ोन काट कर वो एक बार फिर ड्रेसिंग के सामने जा खड़ा हुआ। अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद वो अलमारी की तरफ बढ़ा और इससे कुछ निकाल कर मुट्ठी में दबाता हुआ गुनगुनाता बाहर निकल गया। जाने जाना। सुनिए जी, न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नूर बेगम ने गहरी गहरी सांस लेते हुए इकराम साहब को पुकारा। खैरियत? वो अपना काम छोड़कर इनकी तरफ लपके। बस जाना के लिए दिल घबरा रहा है। वो इनका बाजू थाम कर भराई हुई आवाज़ में बोली। बेगम वो खैरियत से होगी, आप टेंशन मत लें, मगर आपको खुद जाना चाहिए था इसे छोड़ने। आपने इसे आमिर के सहारे क्यों छोड़ दिया? देखो, अगर मैं भी साथ चला जाता और पीछे से वो रईस ज़्यादा हमारे घर आ जाता तो आप इन्हें क्या जवाब देती? इस तरह इसे शक हो सकता था, उन्होंने रसानियत से समझाया। नूर बेगम खामोशी से सर हिला कर रह गई। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। चलो तुम जाओ अंदर। आमिर ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर निकलने का इशारा करते हुए कहा। तुम नहीं आओगे? वो परेशानी से पूछ उठी। नहीं, मुझे फ्रेंड्स पार्टी में जाना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ तुम्हारे चक्कर में। कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देख कर वो इसे जताना नहीं भूला। अगर वो यहाँ पहुँच गया तो वो बहुत खौफजदा थी। क्यों, यहाँ का एड्रेस भी दे दिया तुमने? यार, मैं इसका जूता उतार के मारने का दिल कर रहा है मेरा। कितना कमीना है ये। इससे अच्छा तो वही है, बेशक उसे धमकी दे रहा है, ठीक है, मैं टॉलरेट कर सकती हूँ धमकी को। एटलीस्ट थोड़ी इज्जत तो है। नहीं, थोड़ी नहीं, पूरी इज्जत तो कर रहा है ना। कोई तसल्ली नहीं, कोई दिलासा नहीं, उल्टा इसके तंज थे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो चंद लम्हे तो लबीजे ज़बरदस्ती से देखती रही, फिर खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई। आमिर इसकी गालों पर फिसलते आंसू बखूबी देख सकता था। शफीक इधर आओ। इसने अपने खास बंदे को बुलाया जिसने चंद दिन पहले इसे ज्वाइन किया था और 2 ही दिनों में इसका भरोसा जीत लिया था। सॉरी जी सर। वो झुकी झुकी निगाहें लिए इसके पास हाथ बांधे आ खड़ा हुआ। बीबी का बहुत ख्याल रखना। और हाँ, किससे बात करेंगी, किससे मिलेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर। ओके जी सर। इसने फ़ौरन सर झुका दिया। वो बड़े तफक्कुर से फ्लासिस लगाता गाड़ी उड़ाकर ले गया। शफीक के चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट उठ रही थी। चलो मेरे पास ये भी खराब है। गहरी सांस लेते हुए वो लाउंज का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करने लगी। इसका दिल बुरी तरह से दुखा था। जाने जाना। सरसराती हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई। करंट सा था जो पूरे वजूद में सराहियत कर गया था। इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था। पैरों तले ज़मीन खिसकती थी। अल्लाह को याद करते उसने ये दुआ मांगी कि झूठ हो, इसका वहम हो या कुछ हो, मगर ये सच ना हो। आहिस्ता से वो पलटी। सामने सोफे पर वो नींद सा टेबल पर टांगे रखे हंस रहा था।
आई नो कि आप लोगों को लगेगा कि हम एवं ही लगे हुए हैं, बट ऐसे हीरोज़ या विलन हमें बहुत पसंद है जो जिनका दिमाग बहुत तेज़ चलता हो, लाइक राइटर ने उन्हें बहुत लिखा हो, तेज़ चलता हो, वो काम रहते हो गुस्से में भी, लाइक पुरसकून से वाइब, और बस सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता उनका दिखाया गया कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चले और आराम से बुलाएं, बट ना लाइक अगले बंदे का सुकून बर्बाद करते विलन का बस। और इनके पास अच्छे अच्छे जवाब हो लाइक हाशिम। मैंने वैसे कोई किताबी नावल नहीं पढ़ा और मैंने अभी तक नावल भी नहीं पढ़ा, मैं 1 जून से उसे स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना, मैंने बताना था, बट मुझे हाशिम पसंद है विलन के तौर पे। खौफ से इसका रंग सफ़ेद पड़ गया, सांसें तक लेना इसे भूल गया था, जाने जाना वो फिर से गुनगुनाया। जान ने एक नज़र से देखा और फुर्ती से जान आने सॉरी एक नज़र से देखा और फुर्ती से वापस बाहर की तरफ भागने के लिए पलटी। इसकी हरकत पर वैसा हंस पड़ा। ये क्या? दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। पत्थर बन जाने की खौफ से वो मुड़ी थी। जाने जाना? ससुर जी और सासू माँ नहीं आएंगे क्या निकाह में शिरकत करने के लिए? वो इत्मीनान से मुस्कुराता इसे सवाल कर रहा था। जाना की सांसें कहीं अटक गई। ये वो क्या कह रहा था? बेबसी के एहसास से इसकी आंखें भर आई थी। प्लीज़ मुझे जाने दो। खौफ की शिद्दत से वो बुरी तरह कांप रही थी। भले कहीं भी जाओ, तुम्हारी हर राह मुझ पर ही तो आकर रुकती है। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं आमिर से मोहब्बत करती हूँ। वो थूक निकलते हुए बोली। वो अचानक इसके करीब आकर सख्ती से अपने लबों पर उंगली रखता इसे खामोश करवा गया। पहली बार हमने शीन 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 नहीं पढ़ा। हमें अच्छा लग रहा है। वो डर के बेख्तियार 2 कदम पीछे हुई। जान की आंखों में से आवाज़ सुरख लकीरें उतरती महसूस हुई थी। एक लम्हे के लिए वैसे एक संगदिल सा शख्स लगा रहम से आ रही, वरना अब तक वह सिर्फ इसे मुस्कुराते हुए देखती आई थी। इसने चोर से निगाह दौड़ाई। सामने बेडरूम खुला हुआ था। इसे देखने के साथ साथ इसने एक चोर निगाह जान के चेहरे पर दौड़ाई, जो ज़रा संजीदगी से इसे देख रहा था। तासरात अभी भी गजबनाक थे। एक जोरदार धक्का जान को देकर वो बेडरूम की तरफ भागी ताकि अंदर घुस के कुंडी लगा ले। जान झटके से पीछे हुआ और एक हैरानी से भरपूर मुस्कुराती निगाह इस जंगली बिल्ली की तरफ डाली। वो इतनी भी डरपोक नहीं थी, मतलब काफ़ी होशियार थी। लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ इसके पीछे पहुंचा और इसके दरवाज़ा बंद करने से पहले ही बीच में अपना पैर हटा दिया सॉरी। जान आगे घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। जान ने बड़ी इत्मीनान से लात मारकर पूरा दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके कदम जाना की तरफ बढ़े थे, जबकि सफ़ेद चेहरा लिए पीछे होती जाना के कदम अलमारी की तरफ बढ़े थे। जान ने झुककर इसकी आंखों में झांका। प्लीज़ दूर हो। वो मरने के करीब आ गई थी। जान जरा आगे हुआ और अपना हाथ बढ़ाया। जाना आंखें सख्ती से बंद की अल्लाह को याद करने लगी। जान का हाथ जाना के बजाय ऊपर अलमारी की तरफ बढ़ा और इसका पट खोला। अंदर से खूबसूरत नफीस सी चादर निकाल कर इसने नरमी से इसके सर पर उड़ा दी। जाना ने पट से आंखें खोली। जो चादर इस पर डालकर अब 2 कदम पीछे हो गया था। ऐसा लग रहा है जैसे फार्म हाउस उनका नहीं, इसका अपना जाती हो। वह सख्ती से चादर को खुद पर लपेटने लगी। जान एक अफसोस भरी निगाह इस पर डाली। तो आज तुम्हें इसकी कीमत का एहसास हो गया, जब तुम्हारी इज्जत के बर्बाद होने का खतरा तुम्हें लायक हुआ। अगर औरत साथ खुद को छुपा कर रखे तो किसी की हिम्मत है कि इसका पर्दा उठाकर इसको देखने की जुर्रत करे। क्या तुम मर्द अपनी निगाहों को कंट्रोल में नहीं रख सकते? थोड़ी हिम्मत पाकर ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली। मर्द तो हफ्स का पुजारी होता है, जिसकी राल आज़ाद औरत को देखकर टपकने लगती है। तुम एक मिसाल ले लो। जब हम किसी चीज़ को ढक कर रखते हैं, चाहे वो मीठी चीज़ हो या नमकीन, मक्खियाँ कोशिश के बावजूद इस तक नहीं पहुँच पाती। मगर जब तुम इसी चीज़ को खुला छोड़ दो तो फिर तुम अंजाम तो जानती होगी। इसका लहजा इसके लबों पर दौड़ती मुस्कान की तरह था, नरम और मीठा। तुम भी मतलब इन्हीं मर्दों में से हो जो औरत को नुमाइश करवाता देखकर राल टपकाते हैं। मुत्फिक होने के बावजूद वो आखिरी कोशिश करना नहीं बोली। मैंने तुम्हारी सूरत से नहीं, तुम्हारे नाम से मोहब्बत की है। नरमी से कहकर वो कमरा लो करके चला गया। जाते जाते वो इसका मोबाइल चकना नहीं भूला था। इसका खतरनाक इजहार सुनकर वो वाकई एक लम्हे के लिए सुन रहेगी। अब आखिरी उम्मीद भी खत्म होगी। वो बेबसी नहीं ढेकी। हे आमिर बेबी, कम ऑन डांस विद मी। पार्टी अरूज पर थी। चीथड़े नमाल बास में थिरकते बच्चों चीथड़े में बता दूं, लाइक छोटे छोटे पुरसे। देखकर आमिर नशे में मदहोश अपनी आंखें सेंक रहा था। जब भी नशे में ताशा इसके पास आई और इसे ज़बरदस्ती उठाते हुए बोली, नो बेबी। इसे धक्का देकर परे हटाता वो अपने डोलते सर को संभालता बड़ी मुश्किल से बोला, एक दिन ना मैंने ना इतना पैसा कमाना है कि ये जो बेबी बेबी बोलते सबके लिए एक फीडर लेके आऊँगी। 5 गिलास पी लेने के बाद इसे वोमिटिंग महसूस हो रही थी। फ़ोन के बजने पर इसने टेबल पर हाथ रखकर उठाना चाहा। अकराम साहब की कॉल थी, मगर इसके हाथ से फिसलता हुआ ज़मीन बोस हो गया। उठाने की हिम्मत इसमें नहीं थी। टेबल पर सट गए वो वहीं मदहोश हो गया। ये इसकी अपने मिशन में गफलत की पहली नींद साबित हुई थी। जो मैं
कह रहा हूँ वही करना, अगर ज़रा सी रद्दबदल की तो अपना अंजाम देख लेना, मैं ज़रा सा लिहाज नहीं करूँगा। अकराम साहब का नंबर मिलाकर साले इसके हाथ में थमाता हुआ इसे वार्न करता हुआ बोला। जाना की आंखों से इसकी बात सुनकर सैलाब रवा हो गया था। अभी इन्हें साफ करने का हक नहीं है मुझे। इसके आंसू की तरफ इशारा करता हुआ इत्मीनान से बोला। जाना लब भींच कर रह गई। वही शख्स के इत्मीनान और ढिठाई का मुकाबला नहीं कर सकती थी। बैल जा रही थी, जाना की धड़कनें बेतरतीब हुए जा रही थी। खुश्क लबों पर ज़बान फेरते हुए उसने रहम तलब नज़रों से जान को देखा, मगर वह नजरन चुरा गया। हेलो जाना बेटी, आप ठीक हो? अकराम साहब इसके बेवक्त कॉल करने पर घबरा गए। बाबा प्लीज़ आप जल्दी से यहाँ आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। जान को एक नज़र देख कर कहती वो भराई हुई आवाज़ में बोली, पर बेटा, पर रो क्यों? पर कुछ नहीं बाबा, बस आप आ जाएं प्लीज़। वह तेज़ी से कॉल कट कर गई। गुड गर्ल, मुझे वैसे भी फर्माबरदार बीवियाँ पसंद हैं। इसके हाथ से फ़ोन लेता वो मज़े से बोला, कितनी नाफरमान बीवियाँ हैं आपकी, जो फर्माबरदार चाहिए। गुस्से से वो चबा चबा कर बोली। मसलसल रोने के बाद इसकी आंखें और नाक सुर्ख पड़ गए थे। इसकी बात सुनकर जान जोरदार कहका लगा कर हंस पड़ा। ओहो, अभी बीवी बनी नहीं और शक पहले शुरू। ठीक है भाई। वह हंसता हुआ इसे छेड़ने लगा। वो गुस्से से इसकी हंसी को देखेगी। कल तक तो वो इसकी हंसी से इम्प्रेस हुई थी, मगर आज यही हंसी से ज़ाहिर लग रही थी। यकीन करो मैं तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा रहूँगा। ज़रा झुक कर इसके सामने हथेली फैलाता वो मुस्कुरा कर बोला। जाना एक तनफ्फुर भरी निगाह इस पर डालकर पलट गई। नावल जैसा भी हो, लेकिन मुझे पढ़ने से पहले ऐसा लग रहा था कि इसके वर्डिंग ठीक नहीं होगी, ना आम सी वर्डिंग, बट वर्डिंग अच्छी है। जान ने तेजी से इसकी चादर का पल्लू पकड़ लिया। एक झटके से वो रुक गई। जान की इग्नोर मत किया करो, वो मरीज़ इश्क है, क्या पता कब जान से गुजर जाए। जाना का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। एक झटके से वो अपना पल्लू छुड़वाती वहाँ से भागती चली गई। पीछे वो नादम सा इसे देखे क्या। जाना बेटी किधर हो? देखो हम आ गए। टेबल पर जाना की पसंदीदा चीज़ों के भरे हुए शॉपर्स रखते हुए इकराम साहब ने आवाज़ लगाई। नूर बेगम इन्हें बैठने का इशारा करती वहीं सोफे पर बैठ गई। जाना, उन्होंने फिर से आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खुला। वो मुस्कुराए, मगर सामने कमरे से निकलती शख्सियत को देखकर वो दोनों झटके से उठ खड़े हुए थे। वेलकम ससुर जी एंड सासू माँ, फातिहाना आवाज़ में कहा गया था। इन दोनों की आंखें फटने को आ गई थी। तुम? अकराम साहब शौक से निकलते ही धाड़े आराम से वो हाथ उठाकर करीब आता इन्हें रिलैक्स करने लगा। बकवास बंद करो। मेरी बेटी कहाँ है? इसे अभी इसी वक्त बुलाओ यहाँ पर। वो घुराए। जी ससुर जी, जो हुक्म। जाना बाहर आओ। इसने सीने पर हाथ बांधते हुए आवाज़ लगाई। मैं ये नहीं कह रही कि ये अच्छा है बट इसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है। हीरो ना अच्छा और उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो, लाइक दिखने में ना अच्छा हो लेकिन उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो ना, मैं वो सीरीज़ देख लेती हूँ। अगले ही हमें चादर में लिपटी जाना इनके सामने थी, जिसकी रोई रोई आंखों ने इनका दिल दहला दिया। जाना बेटा, आप ठीक हो? उन्होंने जाना को सीने से लगाते हुए वहशत ज़दा लहजे में पूछा। बताओ बच्चे। उन्होंने इसे झंझोड़ दिया। बताओ बेटी, क्या किया इसने तुम्हारे साथ? जान को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए इसे पूछने लगे। कुछ नहीं कहा बाबा, बल्कि ये चादर भी इसने मेरे सर पर डाली है। सर झुकाकर वो भराई हुई आवाज़ में बोली। इनके दिल को जैसे सुकून मिल गया था। तुम क्या चाहते हो? मुस्कुराते हुए जान को देखकर उन्होंने नहायत गुस्से से सवाल किया। जाना और मेरा निकाह अभी इसी वक्त। नहायत इत्मीनान से कहा गया था। तुम? वो गुस्से से कांपने लगे। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ, समझ नहीं आती क्या? अगर आ गई होती तो इतनी लंबी प्लानिंग करता मैं? नहायत हैरत से सवाल किया गया था। देखो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकता और जाना भी ऐसा नहीं चाहती। वो हाथ उठाकर ज़रा नरमी से बोले। तो क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करेंगे? फ़ोन की स्क्रीन को टच करता वो मसरूफ़ अंदाज में पूछ रहा था। कैसे शख्स से? वो छिटके। ऐसे। मोबाइल की स्क्रीन इनके सामने करते हुए मुस्कुरा कर बोला। अकराम साहब को लगा लाउंज की छत इन पर आन पड़ी हो। वो बहुत सारी पिक्चर थी जिसमें कहीं आमिर शराब के मज़े ले रहा था और कहीं बेहया लड़कियों के बीच में गिरा हुआ था। कांपते उन्होंने आखिरी पिक को टच किया जो जूम हुई। इसका लुढ़का हुआ वजूद इनके हाथ कांपने लगे। नूर बेगम के चेहरे पर जोश डराया। देखा, मैं कहती थी ना कि मुझे आमिर की सरगर्मियाँ मशकूक लगती हैं, मगर आपकी आंखों पर तो भांजे की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। वो चमक कर बोली। जाना तो कंग हो गई थी। आमिर ने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मारे ज़ियत की इसकी आंखों में लाली उतर गई थी। तो फिर ससुर जी बुलाऊं मौलवी को निकाह के लिए? और हाँ, इनकार मत कीजिएगा। जान मुस्कुराते हुए इकराम साहब से पूछने लगा। वो खामोश रहे। बाबा, मैं इससे शादी नहीं करूँगी। जाना रोते हुए चीख कर बोली। सोच लें ससुर जी, निकाह के बिना तो आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते, क्योंकि इस वक्त आप अपने ही घर में बंद हैं। और सॉरी, आपको लगा होगा कि मैं इसे अपना घर कहूँगा, लेकिन आप भूल रहे हैं मैं आमिर नहीं, जान यूसुफ हूँ। वो ज़रा तन से बोला। मैं एक बार आमिर से बात करना चाहता हूँ। वो जान को देखते हुए अटल लहजे में बोले। श्योर। इसने रजामंदी जाहिर की। उन्होंने आमिर का नंबर मिलाया। एक बार, 2 बार, 3 बार। नंबर में सलसल बिजी जा रहा था। थक कर उन्होंने बेबसी से सिर झुका दिया। बाबा, जाना इनके तासरात देखकर कांपी। अकराम साहब
ने इसके सर पर हाथ रखकर इसे गोया आंखों ही आंखों में राजी किया। नहीं बाबा। मैं इनका हाथ थाम कर नफी में सर हिलाती रोने लगी। इकराम साहब ने इसका हाथ चूमा, माथा चूमा। आमिर तो दरिंदा था ही, पर साथ बैठा शख्स भी इससे कम नहीं था, जिससे इन्हें अपनी बेटी की इज्जत को महफूज रखना था। इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। उन्होंने जान को हाँ का इशारा किया। बाबा नहीं, ऐसा मत करें। जाना मुसलसल मज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी ना सुनेगी। जान ने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए यासर को इशारा किया। वह सर चुका इसके हुक्म की तामील करने लगा। मैं इधर इस मामले में कुछ नहीं कहने वाली, क्योंकि अगर जान उसके साथ फोर्सफुली मैरिज करता, लाइक ये भी फोर्सफुली है, बट अगर उसकी माँ बाप की मर्जी के बगैर करता ना, तो शायद मैं भड़क जाती। लेकिन इस टाइम शायद उसके माँ बाप को भी पता है कि अगर आमिर जान ख़राब है तो आमिर उससे भी ज़्यादा ख़राब है। तो ठीक है फिर से सर जी, निकाह तो हो चुका है, वलीमे का फंक्शन तो बाद में अरेंज करेंगे आपके हुक्म के मुताबिक। लेकिन मेरी एक शर्त है, वलीमे तक जाना मेरे साथ ही रहेगी। और ये सिंपल सी बात है। वैसे भी है वो शख्स आपके घर में रहता है। मैं अपनी बीवी को वहाँ भेजने का हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हूँ। उम्मीद है आपको एतराज़ नहीं होगा। इसकी बात पर जहाँ इकराम साहब ने सर इस बात में लाया, वहाँ जाना बेयकीनी से माँ बाप को देखने लगी। मामा नहीं प्लीज़, मैं आपके साथ जाऊँगी। वो तेज़ी से माँ की तरफ लपकी, मगर बीच में ही जान ने इसकी कलाई पकड़ ली। मामा बाबा, वो किसी बच्चे की तरह जिद करती इसकी गिरफ्त में मचलने लगी। वो दोनों खामोशी से मगर बेबसी के साथ वहाँ से निकलते चले गए। बाबा मामा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाएं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। वो रोते हुए थक हार कर नीचे बैठती चली गई। जान ने इसका गाल थपथपाया, मगर वो साकी नज़रों से सामने दरवाजे को देखती रही, जहाँ से मामा बाबा निकले थे। जान का दिल कट कर रह गया। जाना की हालत इसे तकलीफ दे रही थी। मैं इसे जल्द संभाल लूँगा, इसने दिल ही दिल में खुद से वादा किया। घड़ी पर टाइम देखते हुए इसने धीरे से दरवाज़ा खोला। रात के 2 बज रहे थे। वो अंदर दाखिल हुआ। बिना हट के चलता हुआ वह यूं ही टीवी लाउंज पे पहुंचा कि सामने बेचैनी से टहलते इकराम साहब और सर हाथों में गिराए सोफे पर बैठी नूर बेगम पर नजर पड़ी। इसके चेहरे से ज़रा घबराहट छलकने लगी। वह ज़रा खंकार कर सर के इशारे से ने सलाम करता कमरे की तरफ जाने लगा। हम ऊँची नहीं खंकार सकते जैसे कि उन्होंने खंकारा है, लेकिन क्योंकि हमारे घर वालों ने उठ जाना है। इधर आओ। इकराम साहब की आवाज़ पर से एक सर्द लहर अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई। जी। वो ज़रा इत्मीनान से इनके पास जाकर खड़ा हुआ, मगर अगले ही पल लम्हे अपने सर पर पड़ने वाली ज़ोरदार थप्पड़ ने इसे लड़खड़ाने पर मजबूर कर दिया था। दरवाज़ा बंद करके वो पलटा। सामने वो सोफे पर दोनों टांगे ऊपर की इनके गिर्द बाजू का घेरा बनाए किसी सोच में गुम थी। जाना। इसके करीब जाकर इसने धीरे से पुकारा। वो करंट खाकर सीधी हुई। तुम? जान को देखते इसकी भुएं तन गई। मेरे अलावा और किसकी जरूरत जो यहाँ मेरी बीवी के साथ ठहरे? पुरसुकून सा कहता हुआ इसके साथ ही सोफे पर बैठ गया। नफरत से मुंह मोड़ गई। अच्छा बताओ, मेरा और तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वो दोस्ताना लहजे में पूछने लगा। ये मेरा घर नहीं है, और देखना मैं इस घर से ऐसे भाग जाऊंगी कि तुम्हारी सोच भी वहाँ तक नहीं जाएगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे। मुंह पर हाथ फेरते हुए से धमकाती हुई बोली। जान ने एक नज़र इसे देखा, गहरी सख्त नज़र। सुनो, वो खिड़की से बाहर लॉन की तरफ देखो। इसने इशारा किया। जाना बेख्तियार सस्पेंस के मारे बाहर देखने लगी। मगरब का वक्त था। वसी लॉन इस वक्त होलनाक सा बना साएं साएं कर रहा था। देख लिया, ऐसा क्या खास था? मैं कड़वी निगाह जान पर डालती से पूछने लगी। कुछ नहीं, बस तुम्हें बता रहा था। अगर घर से भागने का सोचा तो रात को यहीं बांध दूंगा, और अगले दिन दफनाने की जरूरत भी पड़ी तो यही जगह ठीक रहेगी तुम्हारे लिए। जाना का सांस अटक गया। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? खुश्क लबों पर ज़बान फेरती वो ज़रा बहादुरी से पूछने लगी। खाली धमकी तो नहीं देता मैं, जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। पता तो होगा तुम्हें। मुस्कुराहट दबाए हुए जाना के चेहरे पर उमड़ता खौफ देखने लगा। मैं नहीं डरती किसी से। हार मानने वाली तो वो भी नहीं थी। अच्छा आओ छत पर चले, दुआ करो आज रात रमज़ान का चांद नज़र आ जाए। और मुझे खुशी है इस बाबरकत महीने की शुरुआत में हमने अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया, जिसमें तुम्हारी मर्ज़ी भी शामिल है। इस बात की खुशी ज़्यादा है, वैसे तमाना नहीं भूला। शट अप। इसके आखिरी झूठ पर वो बुदकी। हा। जान इसके अंदाज पर हंसता ही चला गया। स्टॉप इट। वो इसका मुसलसल हंसता देखकर जाना को कोफत होने लगी। अच्छा आओ छत पर चले। इसका हाथ थाम कर वो उठ खड़ा हुआ। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, खुद चल सकती हूँ। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालती हुई जरा चिता कर बोली, मगर अगले ही लम्हे टेबल चटकरा कर गिरने लगी कि जान ने हमेशा की तरह बत्ती सी निकालते हुए इसे बाजू से थाम कर बचा लिया। अगर ऐसा हो ना और बंदा गिर जाए ना, बड़ी बेइज्जती है ये। जाना का चेहरा शर्मिंदगी से फीका पड़ गया। अपना हाथ इसकी गिरफ्त से निकालती हुए खामोशी से आके बैठ गई। ये अच्छा है। इसे खामोश देखकर जान ज़रा मुतमईन सा मुस्कुराया और इसके पीछे चला गया। रमज़ान का चांद नज़र आ गया। मुबारक हो। थोड़ी देर बाद हर तरफ शोर मच गया था। वैसे तो मैं बोल रही हूँ माजरत, लेकिन हमारे यहाँ चांद नज़र भी नहीं आता। लाइक कोई कह देता है टीवी न्यूज़ पे ऐसे कुछ
हमेशा 30 रोज़े होने ही नहीं देते, हमेशा 29 रोज़े करते हैं बस। अपने गाल पर हाथ रखे इसने बेयकीनी से इकराम साहब की तरफ देखा और कुछ बोलने के लिए लब खोले कि अगले ही लम्हे इकराम साहब जबत खोकर इस पर थप्पड़ों की बरसात कर चुके थे। बस करें अब। नूर बेगम ने आगे बढ़कर इनके हाथ रोके। नूर ज़मीन पर गिरे। आमिर को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये थप्पड़ मामूनी से मारे थे। क्यों बस कर दूँ? अरे आज मेरा जी चाह रहा है इसका कत्ल अपने हाथों से कर दूँ। अपना बेटा समझ कर पाला था, ज़रा फ़र्क नहीं किया मैं इसमें और जाना में, मगर इसने क्या सिला दिया। अरे मुझे इस बेहया की वजह से अपनी बेटी कुर्बान करनी पड़ी। इसके आंसू पर आई थिंक बेगम मेरा दिल कटे जा रहा है। वो कितनी मिन्नतें कर रही थी कि बाबा मुझे छोड़कर मत जाए, मगर मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। वो कहते हुए बूट बूट कर रो पड़े। नूर बेगम की आंखें भी भीग गई। आमिर बेयकीनी और हैरानी के मिले जुले तासरात लिए इसे देख रहा था। वो क्या बोल रहे थे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मामू जान, इसने कुछ कहना चाहा। बकवास बंद करो अपनी। अरे अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम, मेरा कसूर तो बताएं। इनकी बात काट कर बधाड़ा। इन दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर नूर बेगम ने टेबल पर से वो लिफाफा उठाया जो जान ने ये कहकर दिया था कि मेरे बच्चों के मामू को गिफ्ट कर दीजिएगा, और इसकी तरफ उछाल दिया। लिफाफा एक झटके से नीचे गिरा और इसमें से आमिर की तस्वीर निकलकर इधर उधर फैल गई। आमिर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो दोनों एक दुख भरी निगाह पर डालकर वहाँ से निकलते चले गए। वो पागलों की तरह अपनी एक एक तस्वीर देखने लगा। कुछ तो इतनी शर्मनाक थी कि इसे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह नशे में सतक गिर सकता था। मर्द का किरदार भी किसी रिश्ते में इतनी अहमियत का हामिल होता है जितना कि औरत का, मगर इस बात को समझने वाले दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। इसका सारा प्लान इसी पर ही उल्टा पड़ गया था। सर हाथों में गिराए वो पागल होने को था, मगर इस बात को समझने वाली दुनिया में बहुत कम रह गए हैं। इसका सारा प्लान इसी पर उल्टा पड़ गया था। सर हाथों में गिराए वो पागल होने को था। नहीं, इतनी आसानी से मुझे नहीं आना। अपने माथे पर आया पसीना पहुँचते वो बड़बड़ाया, जान यूसुफ तेरी उल्टी गिनती शुरू, तैयार है। जाना उठो, सहरी का वक्त हो गया है, उठ जाओ, रोज़ा नहीं रखोगी। जान ने कोई 10वीं बार आकर से पुकारा। जाना ने मंदी मंदी आंखें खोलकर इसे देखा, मगर जान को खुद पर ज़रा फासले से झुका देखकर इसकी आंखें पट से पूरी खुल गई। पीछे हटो। इसके सीने पर हाथ रखकर अब इसे पीछे धकेलती झटके से सीधी हुई, साथ ही अपने पहलू में निगाह दौड़ाई। इसकी रात को बनाई हुई तकियों की बाड़ जो इसने जान और अपने दरमियान बनाई थी बिल्कुल अपनी असली हालत में थी। इसने बेख्तियार सुकून का सांस भरा। फ्रेश होकर टेबल पर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। बस संजीदगी से कहता बाहर निकल गया। वह ज़रा हैरानी से इसके एप्रन को देखती रही, फिर कंधे उचका कर जमाई को रोकती ब्लैंकेट साइड पर करके वाशरूम की तरफ बढ़ गई। तुम इतनी नाशुक्री औरत, तुम्हारा बंदा खाना बना सकता है। उफ अल्लाह, सारा शोहर एक तरफ और खाने बनाने वाला एक तरफ। जल्दी करो, वक्त होने वाला है। टाइम होने वाला या वक्त होने वाला। और तुम्हारी सुस्ती है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसको जूते घसीटता और नहायत सुस्त रफ्तारी से आता देखकर जान ज़रा गुस्से से बोला। जाना ज़रा हैरान हुई, इसको पहली बार वो गुस्से में देख रही थी। करती वो कुर्सी घसीट कर बैठ गई। लगता है नाश्ता तुमने खुद बनाया है, तभी हलक से नीचे नहीं उतारा। नरम चपाती को हलक से उतारती वो इसका खून चलाना नहीं भूली। जान इसे इग्नोर किया, अब टिशू से हाथ साफ करने लगा। जाना का मुंह बन गया। इतना इग्नोर होना अब न जाने इसे क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा था। अभी इसने कोई चौथा लुकमा ही अलग से उतारा था कि सायरन के बजने पर इसने बुखलाकर जान की तरफ देखा जो नहायत सुकून से इसकी हालत का मजा ले रहा था। जाना ये सोचना भी मत कि तुम आज का रोज़ा छोड़ोगी, वरना पूरा दिन वैसे भी मैं तुम्हें भूखा रखूँगा। अपनी हंसी जबत किए हुए से धमकाता हुआ बोला। जाना की रोने वाली शक्ल देखकर इसके लब फिर से फैल गए। उठो और बर्तन समेटो मेरे साथ। आया जी आएंगे तो बर्तन धो देंगी। मैंने सोचा था पहली सहरी अपनी बेगम को मैं अपने हाथों से करवाऊँगा। एक जला देने वाली मुस्कुराहट इसके लबों पर सजी थी। जाना के पास कुछ कहने को नहीं बचाना चाह होकर इसे उठना ही पड़ा। दरवाजे पर दस्तक हुई। यस। अकराम साहब ने अखबार पर नजरें जमाए अंदर आने की इजाज़त दी। सर झुकाए आमिर अंदर दाखिल हुआ। अकराम साहब के चेहरे पर इसे देखते ही संजीद नाराज़गी छलकने लगी। बन के कदमों में आकर बैठ गया। उन्होंने पैर समेट लिए। मामू जान मुझे माफ़ करते। बस सर झुकाए नहायत शर्मिंदगी से बोला। वह खामोश रहे। मामू जान मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे फ्रेंड्स मुझे आम पार्टी का कहकर ले गए थे। उन्होंने वहाँ जाकर ज़बरदस्ती मुझे पिला दी। मामू मैं तो ऐसे गुनाह का सोच भी नहीं सकता। मामू पिट्टा है मगरमच्छ, मेरा यकीन करें। इसकी आवाज़ भरा गई और आंखों में नमी छलकने लगी। या अकराम साहब को ऐसा लगा वो कुछ देर से पुरसोच नजरों से देखते रहे, फिर इसकी तरफ बाजू फैला दी। इसकी मोहब्बत इनकी कमज़ोरी थी। आमिर फ़ौरन के सीने लग गया। तुम्हारी इस गलती का अजाला तो नहीं हो सकता क्योंकि अब तुम जाना को खो चुके हो। कोशिश करो कि इसे भूल जाओ। इसका सर थपथपाते हुए नरमी से कह रहे थे। जी मामू। इसने फर्माबरदारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। वो अपने आंसू साफ करने लगे। यहाँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, यहाँ बहुत बुद्धू हैं। इनके सीने से लगे आमिर ने इस्तज़ाइया अंदाज में सोचा था। कल ही मैं एक फ़िक्रा पढ़ के आ रही थी। एक लड़की का नॉवल में ही है, फिक्शनल गर्ल कह रही थी कि हम जिन पर
दिलो जान से यकीन करते हैं, वो हमारा यकीन क्यों तोड़ते हैं? वो हमें बुरा क्यों समझते हैं? और लड़के ने कहा, क्योंकि आप अच्छी हैं। हाय अल्लाह जी, मैं मर जाऊंगी। अभी सुबह के 11 का टाइम था। जान बाहर लाउंज में कुछ पेपर्स और फाइल फिलाए काम में मसरूफ था। जब भी जाना की आवाज़ पर इसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ के उठ गई। जाना पेन को हरकत में लाए वो अपना काम करता इसे पूछने लगा, मेरा नाम जाना है, मुझे इस वाहियात नाम से मत पुकारा करो। वो बदतमीजी से बोली। जान ने फाइल से नज़र उठा कर इसे देखा। वो इस वक्त बनियान और ट्राउज़र में मलबूस था। अच्छा बताओ, मैं तुम्हारा कौन हूँ? इसकी तरफ कमल तवज्जो किया वो इससे पूछने लगा। ज़बरदस्ती के शोहर। इसने ज़रा लिहाज ना किया। अच्छा तुम मानती तो हो मुझे अपना शोहर? इसने इत्मीनान से कहा। हाँ बिल्कुल, मगर ज़बरदस्ती का। वो टीवी ऑन करने के लिए रिमोट ढूंढने लगी। ओ कम ऑन, मैंने सुना है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और मेरे मुताबिक बाद में इनका नाम भी एक होना चाहिए जैसे हमारा है, जाना। कितना स्वीट है ना। इसका खून जलाने में जान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और अगर बीवी बोर हो रही हो तो मियाँ इसको तंग करने के लिए इसकी बोरियत भी दूर कर सकता है, जैसे मैं तुम्हें करने वाला हूँ। इससे पहले कि जाना समझती वो इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। जान ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। जान मैं कहती हूँ छोड़ो। वो बुखला कर अपना हाथ छुड़वाने लगी, मगर वो ढीठ बना हंसता रहा। चीप आदमी, छोड़ो मुझे, छोड़ो। या अल्लाह, मेरी बीवी मुझे जान भी कहती है, वो नाराज़ भी होती है। मैं किधर जाऊँ आखिर? इसकी ढटाई रोज पर थी। नहीं, तुम्हें वो वाला जान नहीं कहा? वो वाला कहा है? वो बुखलाहट में नहीं जाने क्या कहे जा रही थी। कौन सा वाला? जान हंस हंस के बेहाल हुए जा रहा था। एक तो तुम्हारा नाम इतना वाहियात है, मैं क्या करूं? वो थककर अब रूहान सी होकर बोली, अपने नाम पर गौर। इसको आज़ाद करता हुआ इस्तेसाई अंदाज में बोला, और हाँ याद रखना, तुम्हारा नाम ज़्यादा रोमांटिक है। इसको आंख मार कर वो अपने काम में बिजी हो गया। जाना ने खा जाने वाली नजरों से इसे देखा और पैर पटकती अब वहाँ से चली गई। चांद से वो दोबारा कभी पंगा नहीं लेगी, ये इसने अहद कर लिया था। नमाज पढ़कर वो घर को लौटा। सामने जाना लान में चहलकदमी कर रही थी। मुस्कुराता हुआ इसके पास आ ठहरा। बस कर दो, इतना चलोगी तो थक जाओगी। इसको मुसलसल वॉक करता देख कर इसने बोलने में पहल की, नहीं थकती मैं। वो धीमी आवाज़ में बोली, मगर इसकी आवाज़ से छलकती नमी जान से चुपी न रह सकी। जाना रो क्यों रही हो तुम? इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए नरमी से पूछने लगा। तुम्हारी वजह से, तुम बचाओ मेरे रोने की। इसके हाथ अपने शाने पर से हटाती वो रोते हुए बोली, मैं हमेशा तुम्हारे हंसने की वजह बनना चाहता हूँ, रोने की नहीं। वो ज़रा थके थके लहजे में बोला। वो खामोश रही। क्या चाहती हो? चांद को बताओ। मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ढेर कर देना चाहता हूँ। मुझे मम्मा पापा के पास जाना है। हाथों की पुश्त से आंसू साफ करती हुई ज़रा लजाइया लहजे में बोली, बस इतनी सी बात? जाओ तैयार हो जाओ फिर। इतनी सी बात के लिए तुमने अपने इतने कीमती आंसू ज़ाया किए? वो नाराज़गी से बोला। जाना ने हैरानी से इसे देखा। ये शख्स चाहे इसे सताता था, रुलाता था, मगर इसे हर अंदाज में इसके लिए अपनी मोहब्बत होती थी। सच्ची? इसे लगा शायद जान फिर से इसे तंग कर रहा है। सच्ची? जाओ रेडी हो जाओ, हम निकलते हैं, फिर मिलकर वापस आ जाएंगे। ओके। वो खुशी से अंदर भाग गई। जान यूसुफ कौन था, इसके साथ क्यों था, फिलहाल इसे ये सब भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम। घर में दाखिल होते ही वो ऊंची आवाज़ में बोली, जाना बेटी। नूर बेगम किचन से निकलती खुशी से इसकी तरफ लपकी। इसके पीछे जान भी दाखिल हुआ। मेरी बच्ची कैसी हो? इसे अपने साथ लगाए वो बेताबी से इसे पूछ रही थी। कैसे हो बेटा? उन्होंने जान के सर पर हाथ रखा। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, वह नरमी से बोला। बाबा? बाप को देखकर जाना इनकी तरफ लपकी। वो बेयकीनी से बेटी को देखने लगे। शोर की आवाज़ सुनकर आमिर कमरे से निकला। सामने जाना और जान के साथ देखकर इसकी आंखें चल उठी। स्किन और पर्पल कलर के इम्तियाज़ में मुकम्मल जोड़ा पहने जाना चहकती हुई कराम साहब से लिपटी हुई थी, और वह खुशी से रो रहे थे। साथ ही जान सोफे पर बैठा टांग पर टांग चढ़ाए मुस्कुराता हुआ ये सब देख रहा था। इसकी मुस्कुराहट से आमिर को अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। इसके एक अंदाज से शहानापन झलकता था। गहरी सांस लेकर इसने खुद को कंपोज किया और शराफत का लिबादा ओढ़े इनके पास चलाया। सबसे पहले जान की नज़र इस पर पड़ी। एक तमस्खराना मुस्कुराहट लोगों पर सजाए इसे देखने लगा। जाना के चेहरे पर नफरत और दुख छलकने लगा। इसे अब आमिर की मौजूदगी, इसकी शक्ल से भी नफरत महसूस होती थी। आमिर की एक गलती ने इसकी ज़िंदगी का पासा पलट दिया था। झुकी झुकी नजरें ली इसने मुसाफा के लिए जान की तरफ हाथ बढ़ाया। जवाबन वो उठा और इसे गले से लगा लिया। आमिर तो आमिर। वहाँ पर बैठे तमाम नफूस हैरत से कंग हो गए। मैं भी। अरे आप सब खामोश क्यों हो गए? कमीज चाट कर बैठता हुआ ज़रा हैरानी से सबसे पूछने लगा। आमिर अपनी हैरत छुपाता वहीं बैठ गया। चले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बस संजीदगी से बोला। हाँ ज़रूर सुनाओ। अकराम साहब मुस्कुराए। आमिर को अपने बच्चों का मामू बनाना चाहता हूँ। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। ये कितना बेशर्म है।
किस कदर मासूमियत थी इसके लहजे में। पहले तो बिल्कुल खामोशी छा गई और फिर बेसाख्ता इकराम साहब का कहका गूंजा। नूर बेगम किचन का कहकर वहाँ से चली गई, जबकि जाना का चेहरा हंसी रोकने की शिद्दत से लाल हो रहा था। इसका बदमाश और कहीं अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। सुरख चेहरा लिए आमिर ने जान की तरफ देखा, जो बजाय मुस्कुराने के संजीदगी से इसकी तरफ देख रहा था। एक झटके से उठा और बाहर निकल गया। दिन गुजरते गए। जान और जाना की अजनबियत बिल्कुल ख़त्म होती गई। जाना जो पहले इससे नफरत का भरम भरती थी, खुद इसकी मोहब्बत के पिंजरे में कैद होगी। वजह इसकी बेपनाह पाकीज़ा मोहब्बत थी, इसने कभी जाना से अपना हक नहीं मांगा था। थोड़ी बहुत नोकझोंक भी इनके बीच चलती रहती थी। वो हर रोज़ इसे मामा बाबा से मिलवाने जाता था और हर रोज़ रात को घर वापस आने के बाद इसके लिए तोहफ़ा लाता था। कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो इसके लिए तोहफ़ा ना लाया हो। बाज़ार तो वह नाक मुँह चढ़ाकर तोहफ़ा थाम लेती थी, मगर दिल था कि खुशी और मोहब्बत से भर जाता था। जब कभी वो इसे घर से बाहर घुमाने लेकर जाता तो अपने हाथों से इसे चादर उड़ाता था, और इसकी यही आदत थी जिसने जाना को इसकी तरफ माइल किया था। इसकी कदर थी जो जाना के दिल में बढ़ जाती थी। ये 27वां रोज़ा था। चांद बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था। असर का वक्त था। साफ मतलब है कि कोई ड्रामा होने वाला है। वो बालों का ढीला सा जोड़ा बनाती किचन में पहुंची। मुलाजमा सारे काम करके जा चुकी थी। पतीली पर से ढक्कन उठाकर वो खाने की महक महसूस करने लगी। जो ही इसने लाउंज में कदम रखा, वहाँ आमिर पहले से मौजूद था। तुम और यहाँ? वो आमिर को लेकर छिटकी। हाँ, मैं जान से मिलने आया था। कहाँ है वो? ज़रूरी काम था। वो मुस्कुराते हुए जाना से पूछने लगा। घर पर नहीं है वो, तुम जाओ यहाँ से। इसे आमिर की मौजूदगी से डर लगने लगा। साथ ही वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी कि सामने पड़े सोफे को ना देख सकी। इससे पहले कि वो गिरती, आमिर ने आगे बढ़कर बचा लिया। एक झटके से उससे दूर हुई। पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। वो वापस कमरे की तरफ भागी कि आमिर ने इसका पल्लू पकड़कर इसे रोक लिया। बस तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर वो रुका नहीं, वहाँ से निकलता चला गया। एक ना ख़त्म होने वाली बेचैनी ने इसे आन घेरा। भाग कर वो कमरे की तरफ बढ़ी और अंदर घुसकर कुंडी लगा ली। बेटा, मैं देख रहा हूँ कब से यहाँ अकेले बैठे हो। कोई परेशानी है तो तुम हमसे बयान कर सकते हो। जान सर झुकाए अपने हाथों की लकीरों को घूरता वो तमाम बातें सोच रहा था जिन पर इसे अपनी नदामत महसूस हो रही थी। कि मौलवी साहब की आवाज़ पर चौंका। मौलवी साहब, मुझे लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मैंने किसी पर बहुत जुल्म कर दिया है। वो सर झुकाए नमदार आवाज़ में बोला। तुम अपनी परेशानी हमसे बयान कर सकते हो नौजवान। वह शफकत भरी आवाज़ में बोले। मौलवी साहब, मैंने मोहब्बत और ताकत के नशे में गुम होकर एक औरत पर जुल्म कर दिया। मैंने इसे ज़बरदस्ती निकाह किया है, एक माँ बाप को डराया है। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए अब मुझे गुनाह का ये एहसास चैन नहीं लेने देता। मैं क्या करूँ? वो औरत शायद आज तक मुझे कबूल नहीं कर पाई। मैं क्या करूँ कि वो और मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो किसी बच्चे की तरह रोता हुआ मौलवी साहब के हाथ थाम गया। मौलवी साहब के चेहरे पर गम और गुस्सा छलकने लगा। एक औरत जो तुमसे निकाह के लिए राज़ी नहीं थी, इस पर जुल्म करते हुए तुम्हें रहम नहीं आया? क्या तुम कल को अपनी बेटी के साथ ये सब होता देखने के लिए तैयार हो? कि कल को कोई राह चलता मर्द आए और तुम्हारी बेटी को इस तरह रुस्वा करे, तुम्हें डराए धमकाए, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? इनकी आवाज़ गुस्से से बुलंद होगी। नहीं मौलवी साहब, मनफी में सर लाता अपने गालों पर बहते लगातार आंसू को पोंछने लगा। तो जाओ, इस औरत से माफ़ी मांगो, इसके वालिदैन से माफ़ी मांगो, फिर अपने रब को राज़ी करो। अपना रिश्ता इस औरत के साथ बचाने की कोशिश करो, हर मुमकिन कोशिश। और अगर वो राज़ी हो जाए तो इसे दुनिया के सामने इज्जत दो, और अगर वो राज़ी नहीं होती तो इसे आज़ाद कर दो। मैं बस तुम्हें इतना ही मशवरा दे सकता हूँ। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा फरमाए। वो कहते उठ कर वहाँ से चले गए। पीछे चांद अकेला रह गया। एटलीस्ट इसे अपनी गलती पर पछतावा है। यही ऐसा ही एक नावल था जो मैंने इस चैनल पे, वो मेरा ना कंप्लीट सेकंड नावल था आई थिंक, उसमें भी ऐसा ही था। लेकिन खैर, सुनिए जी, आपने देखा तो होगा हमारी जाना कितनी खुश लग रही होती है। रोज़ मैं कहती थी ना, आपसे कुदरत के हर फैसले में हिकमत होती है। यकीन माने अपनी बेटी को चहकता देकर मेरा तो सरो खून भर जाता है। चहका का इकराम साहब को पकड़ा कर वो इनके साथ ही बैठ गई। इकराम साहब के चेहरे पर खुशी से भरपूर मुस्कान आ ठहरी। ठीक कहती हो बेगम, जान बाकी बहुत अच्छा लड़का है। इनके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। भाई, हमें अब सुन्नत के मुताबिक वलीमा भी करना चाहिए। और इनसे अपनी खुशी शेयर करने लगे। वो इनसे अपनी खुशी शेयर करने लगी। वो दोनों बातों में मसरूफ़ होगी। इस बात से अनजान के दो हसद से भरी आंखें इनकी खुशियों को आग लगाने को काफ़ी थी। सुनो, फूलों के जेवर का एक मुकम्मल सेट दो, और तुम्हारे पास जितने भी गजरे हैं सब पैक करो। बटवे से 1000 के कई कड़कदार नोट निकालता वह मसरूफ़ अंदाज में फूलों वाले से मुखातिब था। यासर मुस्कुराते हुए अपने बोझ को देखने लगा, जो रोज़ अपनी बेगम के लिए तोहफा अपने हाथों से लेता था। ये लो, ये सारे रख लो। दुकानदार के हाथ में पैसे थमाता वह सेल्फ निकाल कर मैसेज चेक करने लगा। इसके खास बंदे का मैसेज था। कुछ पिक्स से सेंड की गई थी। वो वहीं खड़ा इन्हें ओपन करने लगा। इन्हें देखती जान के पैरों तले ज़मीन के सगी जबड़े तनके थे। आमिर और जाना की इतनी करीब की तस्वीर देखकर इसे अपना खून खोलता हुआ महसूस हुआ। प्लीज़, जितना मैं तुम्हें अच्छा समझ रही हूँ ना, प्लीज़ कोई गलती मत करना।
फूलों को वहीं फेंकता, वह लंबे लंबे ढक भरता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। यासर बुखला कर इसके पीछे भागा। इस आमिर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मगर जाना तुम अपनी खैर मनाओ। सुरख आंखों से सामने की तरफ घूरता हुआ तस्वीर में जाना से मुखातिब हुआ था। जान को गुस्सा बहुत कम आता था, मगर जब भी आता था तबाही लाता था। फ्रीज़र से कबाब निकाल इसने प्लेट शेल्फ पर रखी और फ्राइंग पैन में ऑयल ढेलने लगी। साथ ही हल्की हल्की आवाज़ में वो आखिरी सूरतों की तिलावत भी कर रही थी। रमज़ान ख़त्म होने को था, जल्दी ही इसका वलीमा होना था और वह इस रिश्ते में मुकम्मल तौर पर बनने से पहले तमाम गलतफहमियाँ और कदवतें वेट, ये लफ्ज़ मुझसे फिर गलत पड़ा गया है, कदवतों को दिल से निकाल देना चाहती थी। पता नहीं वाओ पढ़ना है कि साइलेंट रखना है, मुझे बताइएगा प्लीज़ कोई। आज अफ्तारी के लिए इसने अपने हाथों से जान के लिए चीज़ें बनाई थी। अगरचे वो कोई अच्छी कुक नहीं थी, मगर जितना कुछ बना सकती थी वो इसने ज़रूर बनाया था। कबाब तलने के बाद इसने फ्रूट चाट, दही बड़े और रोल बनाए। एक तो रोज़ा था, ऊपर से किचन में खड़े होकर गर्मी में काम करना मशक्क़त तलब काम था। काम से फारिग होकर वो शावर लेने वाशरूम में घुस गई। बाल राइट से खुश्क करने के बाद इसने हल्का हल्का सा मेकअप किया। गोल्डन और सादा ड्रेस इसकी गोरी रंगत पर खूब जच रहा था। इतनी तैयारी से मुतमईन होकर वो बाहर निकल आई। वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाई। अभी अफ्तारी में टाइम बाकी था। थोड़ी देर बाद टेबल सेट करने का सोच कर वहीं सोफे पर बैठ गई और साइड पड़ी किताब उठाकर पढ़नी शुरू कर दी। थोड़ा सा टाइम और गुजरा। बाहर मेन गेट खुलने की आवाज़ आई। गाड़ी गैराज में दाखिल हुई। जान और यासर की मिली जुली आवाज़ है। जान ने बेख्तियार लब काटे। जान से इजहार मोहब्बत का ख्याल दिल को धड़का देता था। न जाने से क्यों जान की आवाज़ ऊंची लगी। जरा सी बेचैनी इसे अपने वजूद में दौड़ती हुई महसूस हुई। किताब टेबल साइड पर रखते हुए उंगलियां में रोने लगी। फिर बेचैनी से उठ खड़ी हुई। बेफरा हुआ जान जो ही अंदर पहुंचा, सामने लशपश से तैयार टहलती हुई जाना पर नजर पड़ी। इसकी आंखों में एक तासर सा उभरा। जाना मुड़ी। अपने सामने खड़ी जान को देखकर इसके लबों पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट आन ठहरी। जान मजबूत कदम उठाता इस तक पहुंचा और एक झटके से इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली। जाना ने चौंक कर इसे देखा। जान, इसने कुछ कहना चाहा, मगर इसे कलाई से खींचता बाहर की तरफ ले जाने लगा। जान, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती इससे सवाल कर रही थी, मगर वो लब्बी चीज़ से बाहर ले आया। जान, मेरी बात तो सुने। प्लीज़ जवाब तो दे। जान, शट अप, जस्ट शट अप। इसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता एकदम वो धाड़ा। जाना मुँह पर हाथ रखे 2 कदम पीछे हुई। डर से जिस्म कँपना शुरू हो गया था। मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो? मोबाइल की स्क्रीन इसके सामने की वो तलखी से पूछने लगा। जाना के पैरों तले ज़मीन खिसकी। नहीं प्लीज़ जान, मेरा यकीन करें, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तो मैं गिरने लगी तो आमिर ने। खामोश। इधर शी लिखा है। मेरा दिल नहीं करा शीन पढ़ने का। मेरा दिल बहुत अचाट हो चुका है। मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। जब इसे पता है कि आमिर इतना घटिया है, फिर भी ये इस पर शक कर रहा है। इसकी बात काट वो 2 उंगली होठों पर रखता है इसे खामोश करवा के। आंखों देखो को कैसे झुठलाऊं। इसके कारदार नज़रों से जाना की सांसें रुकी। जान, अल्लाह की कसम मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। बेतहाशा रोते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी। चुप, एकदम चुप। मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारे प्यार में अंधा होकर ये सपना देख सका। इसका लहजा, इसकी बातें जाना की रूह निकालने का काम कर रही थी। चलो तुम निकलो मेरे घर से, जाओ अपने घर और दोबारा यहाँ मत आना। इसे कोहनी से पकड़कर खींचता वो अपने आगे बढ़ने लगा। जान, मेरा यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। इसके पीछे खींचती वो इसकी मिन्नतें कर रही थी। जान, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, मेरी बात का यकीन करें। इसकी बात सुनकर जान एक लम्हे के लिए रुका। इसके दिल में एक ठेस सी उठी थी और जाना की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसू से मुकम्मल भीग चुका था। अगले ही लम्हे वो इसे गाड़ी की पिछली सीट पर धकेल चुका था। सदाम, जाओ बीबी की चादर उठा कर लाओ अंदर से। दरवाज़ा बाहर से लॉक करता वह सदाम को पुकारने लगा। जान, मेरा यकीन करें, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं सिर्फ आपकी वफादार हूँ। इसने जान के आगे हाथ जोड़ दिए। इसके बंदे हाथों से निगाहें चुरा क्या। मुझे मत छोड़े, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। मगर जान इसकी एक ना सुनी। चादर इसकी तरफ फेंक कर इसने सदाम को इसके घर छोड़ कर आने का इशारा किया। वह सर झुकाए गाड़ी की तरफ बढ़ा और जान के हुक्म की तामील करने लगा। गाड़ी झटके से हरकत में आई। जाना हिचकों से रो रही थी। जान वहाँ से मुड़कर अंदर की तरफ भड़क गया। गेट से बाहर निकलने तक जाना बेबसी से देखती रही, मगर वो इसकी तरफ नहीं बढ़ा। अब अगर तुम सोने के बनकर भी आ जाओ ना तो तुम नहीं अच्छे। मैं कहने लगी थी तुम मुझे नहीं ना, तुम मुझे नहीं, तुम अच्छे नहीं हो। काम हो गया। सिगरेट का कश लगाते उसने दरियाफ्त किया। जी मालिक। शफीक की सरगोशी नुमा आवाज़ गूंजी। हा हा हा। इसका कहका गूंजा। आंखों की चमक बढ़ गई। जल्द तुम्हें मुंह मांगा ना मिलेगा। बस एक बार मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने दो। एस्ट्रे में सिगरेट मसलती उसने शफीक को खुश किया और काल काट दी। एक मुतमईन मुस्कुराहट इसके लबों पर दौड़ रही थी। जान, यूसुफ बड़ा कमजर्फ निकला। 1 मिनट नहीं लगाया अपनी जाना को घर से ही फारिग कर दिया। वो हंस रहा था बेतहाशा। वो फतह के बहुत करीब था, बहुत करीब। थके थके कदम लिए वो घर में दाखिल हुआ। आंखों से आंसू सैलाब की तरह रवा दवा थे। मामा। अंदर दाखिल होती इसने बोझल आवाज़ में पुकारा। अरे जाना बेटी। नूर बेगम जरा हैरान होती है साहब मूल किचन से निकली। मामा, वो बच्चों की तरह कहती ज़मीन पर बैठ गई। जाना बच्चे। अकराम साहब इसकी अजीब सी हालत देखकर इसे पुकारते कमरे से निकले। जान कहाँ है बेटा? मम्मा ने इसे सोफे पर बिठाते हुए उसका गाल थपथपा कर पूछा। मम्मा जान ने मुझे छोड़ दिया। वो ना चीखी ना रोई। इसके
इसके इस ठहरे हुए लहजे में जो दर्द था, इसने इन कानों का जैसे कलेजा चीर दिया, इन दोनों का। सॉरी, क्या कह रही हो बेटा? इकराम साहब का दिल दहल गया। बाबा जान ने मुझे छोड़ दिया। वो कहता है मैं बहुत बुरी हूँ, इसकी पीठ पीछे याशियाँ करती हूँ, गंदी हूँ, बदकमाश हूँ, वाहियात हूँ। वो मरी नुक्ते पर निगाहें जमाए की सांस में बोलती गई, इस्तग़फ़ार। अकराम साहब के मुंह से बेसाख्ता अदा हुआ। नूर बेगम शौक सी बेटी का जर्द चेहरा देखेगी। इकराम साहब, मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज़ जान बेटे को फ़ोन करें और इससे पूछे क्या किया है जाना ने, जैसे घर से यूँ बेइज्जत करके निकाल दिया। इनकी आवाज़ ज़बत की शिद्दत से कांप रही थी। क्या किया है जाना ने? जाना बड़बड़ाई, मेरी पीठ पीछे तुम ये सब करती हो? जान की आवाज़ थोड़ी की तरह इसके सर पर बजी। इसने बेख्तियार कानों पर हाथ रख लिया। मैं हमेशा तुम्हारे हंसने की वजह बनना चाहता हूँ, रोने की नहीं। कहीं दूर से जान बोला था। वो वहशत से अपने बाल नोचने लगी। इसके किरदार पर पहली बार आवाज़ उठी थी और वो भी इसके महबूब शख्स की तरफ से। इसे लग रहा था जैसे वो सरे बाजार जान के हाथों रुस्वा हुई है। ये दर्द नाकाबिल बर्दाश्त था। इसे आमिर से मोहब्बत थी ही नहीं, क्योंकि आमिर ने भी इसके किरदार पर उंगली उठाई थी, लेकिन इसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा था जितना कि जान के कहे पे पड़ा है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, वैसे ही इनका नाम भी एक हो जाना चाहिए, जैसे हमारा है जान। जाना कितना स्वीट है ना। जान प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप यूँ मेरी किरदार कशी नहीं कर सकते। वो कानों पर हाथ रखे चीखने लगी, जाना मेरी बच्ची। नूर बेगम ने इसे सीने में बींच लिया। अगले ही लम्हात वो होश से बेगाना हो गई थी। प्लीज़ डॉक्टर के पास चलें। इसको बेतहाशा चूमती नूर बेगम चीखी थी, सर बहुत अच्छा मौका है, बुढ़ी अपनी तितली को लिए हॉस्पिटल की तरफ गए हैं, क्यों ना एक ही बार में काम तमाम कर दें। फ़ोन के इस पार आमिर को शफीक की पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी, नेकी और पूछ इसका जानदार कहकर गूंजा, इसे एक एक्सीडेंट बनाना है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्कोहल हलक में उतारते हुए वो सरगोशी के आलम में बोला, ओके बॉस। काल कट गई। आमिर सन ग्लासेस लगाता उठ खड़ा हुआ। वो इस गेम का मजा लेना चाहता था जो इसने खेली थी। गाड़ी की कीज उंगलियों में बांधता वो बाहर निकल गया। दूसरी तरफ शफीक के साथ किसी और का कहका गूंजा था। आमिर के मुकाबले भी कोई आम शख्स नहीं था। तेज़ चलाएं गाड़ियाँ प्लीज़। नूर बेगम जाना को देखती बेचैनी से इकराम साहब को कहने लगी, साथ ही वह मुसलसल जाना को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। टिप टिप गिरते इनके आंसू जाना के चेहरे भिगो रहे थे। अपने हंसने की वजह नावल के एंड में बताऊंगी। इलाही खैर। इकराम साहब के पैर बेख्तियार ब्रेक्स पर पड़े। एक तरफ से बड़ी स्कूल बस और दूसरी तरफ से माल से बड़ा ट्रक इनकी तरफ बढ़ा था और बीच में इतनी ही जगह बची थी कि हादसा मुमकिन था। ट्रक वाले को बजाय ब्रेक लगाने के खुद की तरफ बढ़ता देखकर वो कलमा पढ़ने लगे। मौत के खौफ ने इनकी आवाज़ स्लिप कर लिए थे। नूर बेगम की बेसाख्ता चीखें पूरी गाड़ी में गूंजने लगी। दूर इत्मीनान से गाड़ी में ये मंजर देखती आमिर ने ग्लासेस लगाई। हाय बाय बाय मुमानी एंड जान की होने वाली मरहूम जाना। बड़े तफाकुर से वो गाड़ी मोड़ गया। इसे पता था कि अभी एक ज़ोरदार धमाका होना था और 3 लोगों की सांस की डोरी टूटनी थी, मगर वो ये भूल गया था कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है। जो पत्थर में मौजूद कीड़े को रिज़्क़ दे सकता है, वो इन तीनों की ज़िंदगी की हिफाजत भी बासानी कर सकता है। वो ऊपर से जितना बहादुर बनता था, अंदर से इतना डरपोक था, इसलिए अपने बनाए हुए गेम को पूरा होता नहीं देख सकता था। कोई आवाज़ नहीं आई। वही आम सा रोज़मर्रा का शोर। अचानक ट्रक के टायर से जुड़ा है। वो हैरानी से पीछे मुड़ा। इसके ख्याल में तो वहाँ चीखें होनी चाहिए थी, खून होना चाहिए था, और थोड़ी देर बाद इसे भी टस में बहाते हुए वहाँ जाना था। यह क्या हो गया था? अगले ही लम्हे पुलिस का सायरन बजने लगा। मिस्टर आमिर, आपको अपने ही मामू मुमानी और उनकी बेटी पर कातिलाना हमले की जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इसके सामने हथकड़ी लहराई। खौफ और हैरानी की शिद्दत से इसकी आंखें उबल आईं। वो इतना हैरान था कि मामू की गाड़ी को अपने सामने रुकता ना देख सका। हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी और मेरे ससुर सास की तरफ मैली नज़रों से देखने की। अब सड़ो जेल में, जहाँ यूसुफ तुम्हें इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा। आने वाली आवाज़ पर इसने करंट खाकर देखा। सामने जान के साथ शफीक खड़ा हंस रहा था। शफीक इसके लबे यकीनी के अंदाज में वाह हुए। सॉरी आमिर साईं, पर हम सिर्फ जान यूसुफ सर के लिए काम करते हैं और आपके सर साथ काम तो हम कर रहे थे, मगर जान सर के लिए। शफीक की आवाज़ इसे सुनाई दी। मैं कैसे भूल गई, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पर सोया हुआ था उस टाइम। लाइक जब शफीक पूरा सरार सा मुस्कुराया था ना, जब आपको याद है कि आमिर ने उसे कहा था कि जाना पर नज़र रखना, जब वो फार्म हाउस ढूंढने गया था और शफीक पूरा सरार सा मुस्कुराया था, तो मुझे पहले ही पता चल गया था कि यूसुफ के लिए काम करता है, जहाँ यूसुफ के लिए। उफ, ये बात मेरे जहन से कैसे निकल गई कि वो तो उसके लिए काम करता है। मैं अपना बयान बदलने लगी हूँ। अब तुम सोने चांदी जिस हीरे के ना भी बन के फिर भी तुम मुझे कबूल। भाई सॉरी भाई, जान यूसुफ भाई सॉरी। इतना बड़ा धोखा किया इसने आमिर के साथ, ये कैसे हो सकता था? जो कुछ तुमने अपने बाप जैसे मामू के साथ करना चाहा, इसके बाद तुम क्या समझते हो तुम्हें वफा मिलती? अरे आगे अपना अंजाम देखो। ज़मीर फ़ौरन बोल पड़ा। इसके हाथ हथकड़ियों में जकड़ दिया कि एक बाब ठप हुआ। गेम का लेवल एंड जिसमें वो ओवर हो गया था। जान यूसुफ के साथ वो मज़ीद गेम नहीं लगाएगा। इस चीज़ का एहसास इसे पुलिस मोबाइल में एक मुजरिम के तौर पर बैठ कर हो गया था।
हॉस्पिटल का माहौल इस वक्त दमदार सा हो रहा था। बेंच पर इकराम साहब सर झुकाए बैठे थे। नूर बेगम बेहोश पड़ी जाना के साथ बेड पर इसका हाथ थामे बैठी थी। आंसू उनकी आंखों से मुसलसल रवा थे। खिड़की के पास खड़े जान ने परेशानी से अपनी पेशानी मसली। देखें, होश में आ रही है मेरी बेटी। नूर बेगम की दबी दबी पुरजोश सी आवाज़ कानों में पड़ते ही वो तेजी से पलटा। जहाँ जाना की पलकों की लर्जिश और हाथों की हरकत इसको होश में आता जाहिर कर रही थी। जान होश में आते ही इसके लबों से जो पहला लफ्ज़ अदा हुआ वो शख्स का था। बेटा वो रहा जान, यही है वो। इकराम साहब ने जान को अपनी तरफ आता देखकर इसके सर पर हाथ रखते हुए बताया। मनम आंखों में हजारों शिकवे लिए जान को देखने लगी। इकराम साहब ने नूर बेगम का हाथ पकड़े बाहर चले गए। पीछे वो दोनों अकेले रह गए थे। जान बेड के करीब चेयर खींचकर इसके पास बैठ गया। जाना अभी तक इसे देख रही थी। जान ने नरमी से इसका ड्रिप वाला हाथ थाम कर सहलाना शुरू कर दिया। कुछ कहोगी नहीं? थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आकर इसे ही बोलने में पहल करनी पड़ी। अपने शोहर की पीठ पीछे याशियां करने वाली औरत जब रंगे हाथों पकड़ी जाए तो इसके पास कहने को कुछ नहीं होता। कोई वजाहत नहीं, कोई सफाई नहीं। इसके पास भी कई जान ने करब से आंखें मीच ली। ऐसा मत कहो, इसने इल्तिजा की। तो फिर आप ये सब कहेंगे? ठीक है, मैं खामोश हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी प्लानिंग में ये भूल गया कि मैं इस गेम को तो जीत जाऊँगा, मगर जिसके लिए मैं खेल रहा हूँ कहीं जीतने के नशे में इसे ना हार जाऊँ। गेम? जाना हैरान हुई। हाँ। जान थका थका सा मुस्कुराया, फिर चंद लम्हे बाद गोया हुआ। जब आमिर हमारे घर आया तो इसकी यही चाल थी कि तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत हो जाए जिससे वो तुम्हें मेरी नज़रों में घिरा सके। शफीक मेरा खास बंदा है जिसे मैंने खुद आमिर के पास भेजा था। वो दिखने में तो आमिर के साथ काम करता था, मगर हकीकत में आमिर की एक एक हरकत की रिपोर्ट मुझ तक पहुंचाता था। मैं जानता था कि वो सुसर जी की दौलत के पीछे पड़ा है जिसके लिए वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तो मैं मोहरा बनाकर वो अपनी गेम खेल रहा था। मैं जानता था हमारी इस तरह शादी हो जाने और इसके पोल खुलने के बाद वो चुप नहीं बैठेगा, तभी मैंने ये सारी गेम खेली। और देखो आज आमिर अपने अंजाम को पहुंच चुका है। इतना कहकर वो चुप हो गया। जाना खामोश रही। कुछ लम्हे दोनों के बीच खामोशी छाई रही। जाना इस खामोशी को चीरते हुए जान की आवाज़ गूंजी। जाना ने चौंक कर इसको देखा। वो रो रहा था। वो शख्स जिसको इसने हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा था, इसका यूँ रोना इसे बहुत तकलीफ दे रहा था। कहो, बस सरगोशी में बोली। जाना प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम पर और तुम्हारे वालिदैन पर बड़ा जुल्म किया है। अच्छा नहीं किया मैंने तुम लोगों के साथ। तुम्हें पाने की ख्वाहिश ने मुझे बेहिस कर दिया। मैं समझ नहीं पाया कि मैं एक जीती जागती लड़की पर ज़बरदस्ती अपनी मलकियत जताना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप को डराया, अल्लाह को नाराज़ किया। गुनाह का ये एहसास अब मेरा चैन सुकून सब छीनता जा रहा है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? तुम जो चाहे फैसला ले सकती हो अपनी ज़िंदगी के बारे में। मैं अब तुम पर अपनी कोई मर्ज़ी कोई फ़ैसला मुसल्लत नहीं करूँगा। इतना कहकर वो खामोश हो गया। जाना ने गहरी सांस भरी। आंसू का गोला था जो हलक के रास्ते में फंदा बना हुआ था, पर वह हिम्मत करके बोल उठी। मैं जिस चीज़ की वजाहत चाहती हूँ इसको तुम गोल मोल कर रहे हो। इसने शिकवा किया। जान मुस्कुरा दिया। अच्छा तुम बताओ जाना, हमें साथ रहते हुए एक माँ होने को था, और कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब मैंने तुमसे इजहार मोहब्बत ना किया हो, मगर तुम बदले में मुझे क्या देती थी? एक स्माइल तक नहीं। अब की बार इसने शिकवा किया। जाना शर्मिंदा हुई। जान एक नज़र इसे देखते हुए सिलसिला कलाम छोड़ा। मैं इस दिन वाकई ही बहुत गुस्से में था, मगर वो गुस्सा तुम पर नहीं आमिर पर था, क्योंकि शफीक ने मुझे बताया कि बीबी का रवैया कैसा था आमिर के साथ, और मुझे सुनकर अच्छा लगा था। मगर मुझे ऐसा भी लगता था जैसे तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। ये एक मौका था, मैं जानना चाहता था कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो कि नहीं, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूं तुमसे रिश्ता निभाने की। अगर तुम फिर भी ना मानो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। मैंने तुम्हें आजमाया, मगर यकीन कर तुम्हारा रिएक्शन देखकर मुझे लगा कि तुम्हें मोहब्बत में मुझसे बाजी लेगी। मगर मुझे अपने प्लान को पाए तक मिल तक पहुँचाना था, इसलिए तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया। वो खामोश हो गया। आंसू भी तरबतर चेहरा भिगो रहे थे, मगर इसने अपनी आवाज़ को भोचल नहीं होने दिया था। जाना लब पीछे इसे देखती रही। मतलब ये सब इसका प्लान था। इसकी जीते जी मारना हद हो गई थी। बहुत ही वो हो तुम, वो गुस्से से बोली। वो क्या? वो एकदम हंस पड़ा। जाना खूब की भूल कर मुस्कुरा उठी। ऐसे ही हंसते रहा करो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। भीगी आंखें लिए वो लबों पर मुस्कान लिए इसे हुक्म दे रही थी। वो इसे माफ़ कर चुकी थी। फिक्शन इज़ बेस्ट, चाहे वो सैड हो या हैप्पी हो, डोंट केयर, बट फिक्शन इज़ बेस्ट। जो हुक्म मेरी सड़ियल मलका। वो सीने पर हाथ रख कर झुका, पर साथ ही से तंग करना नहीं भूला। जान ने मुक्का लहराया कि दर से इसकी चीख निकल गई। जाना ने आई थिंक वो ड्रिप वाले हाथ को आगे खींच कर ले गई थी। ओ सॉरी, रोना नहीं प्लीज़। इसका हाथ हिलाकर जान इसे बच्चों की तरह बच्चों के अंदाज में हिलाने लगा। जाना ने एक नज़र इसे देखा, फिर वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े थे। जान ने दरवाजे पर खड़े इकराम साहब और नूर बेगम को देखा जो नमदार आंखें लिए मुस्कुरा रहे थे, और मुस्कुरा कर इनकी तरफ बढ़ गया।
इसे इनसे भी अब माफ़ी मांगनी थी। मुझे वो साइकिल लेनी है, मुझे नहीं पता, मुझे वो साइकिल चाहिए। 7 साल बच्चा ज़मीन पर टांगे मारता मुसलसल रोई जा रहा था। बेटा अगली बारी पक्का, अभी घर चलो, पैसे नहीं हैं। इसको मुसलसल प्यार से मनाते हुए इस नरम से लबोलहज अंदाज शख्स को देखते हुए सारे लोग रिश्क से इस बच्चे को देख रहे थे कि इसे किस कदर प्यार करने वाला बाप मिला था, जो बजाय झिड़कने की इसे प्यार से मना रहा था। बाबा आप ऐसा करें, मेरी डोल और बाकी टॉयज वापस करके आमिर को साइकिल ला दें। आमिर के हाथ में ढेरों टॉयज एक नज़र देखती हुई बाप के साथ चिपकी वो बच्ची ज़बत से बोली थी। एक झटके से इसने आंखें खोली। वो इस वक्त ना शॉपिंग मॉल में था और ना इसके साथ वो शफीक से मामू थे और ना ही इनकी बेटी। वो तो जेल की सलाखों के पीछे कैद था। बेख्तियार वो फूट फूट कर रो पड़ा। बेबसी का एहसास बढ़ गया। ये इंसान की फितरत है, जब वो अकेला और बेबस होता है तो इसे अपने चाहने वाले याद आते हैं। आमिर का हाल भी कुछ यूं ही था। सर थामे वो बच्चों की तरह रोता चला गया। अब दौलत को पाने के चक्कर में वो इज्जत से भी हाथ हो बैठा था। बालों को नोचते हुए चीख चीख कर रोने लगा, मगर अब सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय इस रब की ज़ात के, जो इसे अपने खजाने से हदायत की दौलत अता करता। हाँ, वो इसे हदायत अता कर चुका था। कमरे में दाखिल होते ही ना ताज़े गुलाब के फूलों की भीनी सी महक इसके नथनों से टकराई। बेड के आसपास गुलाब की लड़ियाँ लटक रही थी। ऊपर से आती लड़ियों ने मिलकर बेड के ऊपर एक छत सी बना दी थी। ड्रेसिंग और साइड टेबल पर सुर्ख और सफ़ेद गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी, जिनके बीचों बीच जलती कैंडल्स कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी और जो जान के लिए कमरे की खूबसूरती की असल वजह थी। वो बेड के बीचों बीच बैठी घूंघट निकाले जान के दिल की तार छेड़गी। आज फंक्शन में भी वो इसे ठीक से नहीं देख पाया था और आज कितने दिनों बाद वो इसके पास वापस लौट आई थी। मुस्कुराते हुए वो बेड की तरफ बढ़ा और जगह बनाकर जाना के पास बैठा। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, जब तुम अपनी मर्जी से अपनी खुशी से मेरे कमरे में मेरी बनकर आई हो। इसकी भारी आवाज़ गूंजी। घूंघट में छुपा वजूद सिमट कर रह गया। जाना ने मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया कि अगले ही लम्हे वो करंट खाकर पीछे हुई। इतना बड़ा झटका लगने से इसका रंग फक पड़ गया था। अब बानो, काम वाली ने तेजी से भारी दुपट्टा पीछे किया। साहब जी माफ़ कीजिएगा, बीबी जी ने ऐसा करने को कहा था, मैं चली। बानो ही कहती न तो गहरा हो गई। मोतियों और चूड़ियों की छन छन के साथ खनकदार हंसी इसके कानों में पड़ी। जाना, ये क्या बदतमीजी है, यह हरकत बहुत ही गैर मुनासिब थी। नाराज़गी से कहता उसकी तरफ मुड़ा, मगर ड्रेसिंग से निकलती जाना को देख कर इसे अपने नाराज़गी उड़न छू होती महसूस हुई। वो अपना वलीमे वाला ड्रेस गालबन चेंज कर चुकी थी। पैरों तो कहता पठानों के स्टाइल में गोल घेरे वाला स्याह फ्राक, जिसके घेरे और बाजू पर सफ़ेद मोतियों से काम किया गया था। कलाइयों में भर भर स्याह चूड़ियाँ पहनी वो हंसती हुई जान के पास आई और कलाइयाँ हिलाती इसके गिर्द चक्कर लगाने लगी। वो टिकटिकी बांध कर इसे देखने लगा। झटका लगा, इसकी खनकदार हंसी गूंजी। जान ने इसे कलाई से खींचकर अपने गिरफ्त में ले लिया। बहुत तेज़ हो गई हो, इसके कानों में इसने धीमे से सरगोशी की। आखिर एक प्लेयर की जो बीवी हूँ वह चहकी। मतलब प्लेयर की बीवी मानती है खुद को आप। इसके कानों में फंसू फूंकता वो इसकी धड़कनें रोक गया। जाना ने शर्मा कर सर झुका दिया। चलो अपने रब के हजूर हाजिरी पेश करते हैं कि इसने हमें एक दूसरे का कर दिया। जान खुश था, बहुत खुश। पहले वज़ू मैं करूँगी, जाना शरारत से कहती। फ़ौरन से वाशरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर गई। अब मुझे अपनी हर चीज़ शेयर भी करनी पड़ेगी, बल्कि कुर्बान करनी पड़ेगी। जान ने दांत कचकाए, फिर अपनी सोच पर खुद भी हंस पड़ा था। अंदर इसकी बड़बड़ाहट सुनती जाना लबों पर हाथ रखती हंसी रोक गई और फिर वज़ू बनाने की घर से आगे बढ़ गई। इसे अपने रब का ढेरों शुक्र अदा करना था कि इसने इसके लिए ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन चुना था। दूर कहीं चांद मुस्कुरा कर बादलों की ओट में छुप गया था। तुझसे लफ्ज़ों का नहीं, रूह का रिश्ता है मेरा, तो मेरी सांसों में तहलील है खुशबू की तरह। ख़त्म शुद्ध। ऐसी होती है स्टोरी। आप लोग कहते हैं ना कि ऑनलाइन राइटर अच्छा नहीं लिखती, सिर्फ किताबी राइटर के लफ्ज़ों में सहर होता है। क्या आपको स्टोरी पढ़ के ऐसा लगा? मैं कब से बोलने के इंतज़ार में थी कि आपको ऐसा लगा। द परफेक्ट स्टोरी, कोई बोल्ड रोमांस नहीं, कोई वाहियात सीन नहीं थे। लाइक ठीक है, रोमांटिक लिखती हैं ऑनलाइन राइटर, अक्सर रोमांटिक लिखती हैं, मैं वो टॉलरेट कर लेती हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ। लेकिन जो बोल्ड लिखती है ना, मुझे समझ नहीं आती कि वो इतना बोल्ड कैसे लिख सकती हैं। रिसेंटली मेरी अपने एक फ्रेंड से बात हो रही थी और उसने मुझे जितना बोल्ड बताया ना, मैं तो कानों पे हाथ लगा के इस्तग़फ़ार पढ़ लिया 10 मरतबा। इतना बोल्ड के कोई कैसे लिख सकता है? लाइक तो इंसान को पढ़ते हुए हया आ जाती है कि क्या लिखा जा रहा है। ये भी तो नावल है तो फोर्स मैरिज ही, लेकिन ये एक पहला नावल था जिसमें फोर्स मैरिज के बाद लड़की को मोहब्बत तो हुई, लेकिन लड़के ने उससे माफ़ी भी मांग ली बाद में। एक नावल ऐसा मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ना ये मतलब लाइक ये भी एक नावल था। तो और इससे हमने एक शॉर्ट सी स्टोरी से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और इससे भी हमने सीखा। दो लाइक जैसे आमिर दौलतमंदा था और बाद में उसे हिदायत मिल ही गई, लाइक उसे हिदायत मिल गई थी और राइटर ने लिखा हुआ था। फिर जाना का क्या कहते हैं, जाना की स्टोरी में जाना के लिए बहुत थोड़ा सा सबक
था, लेकिन जान का फिर माफ़ी मांगना लाइक ऐसे शॉर्ट सी स्टोरी थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी थी और मुझे बहुत पसंद आई। इसलिए आप लोग ऐसी स्टोरीज़ को लास्ट में शेयर किया करें। और मैं उस टाइम इसलिए हंसी थी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि मैंने ना मुझे याद आ गया कि वो तो लड़का उसके साथ गेम भी खेल सकता है, इस वजह से मैंने अपने बयानात बदलने थे, तो मुझे हंसी आ गई कि पहले मैंने उसको इतना बुरा कहा और अब मैं अपने बयानात बदल गया। अच्छा जी, आप लोग बताएं नावल आप लोगों को कैसा लगा। शॉर्ट था लेकिन बहुत ही खूबसूरत नावल था। जितनी तारीफ़ करो उतना कम है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगली वीडियो में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और वीडियो को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि इतने बजे वीडियो आगे। और अब तो यूजुअली वीडियो 4 बजे पोस्ट हो जाती, 4 बजे कह दिया, 2 से 3 के दरमियान, 3:30 तक आई थिंक पोस्ट हो जाती है, और कभी लेट हो जाए तो 4 बजे तक। तो बस ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।